नमस्कार साथियों, CGPSC CGव्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर टॉपिक के श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे, जहां हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पर, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय पर। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, अर्थात कंप्यूटर को स्विच ऑन करने से लेकर उस पर कार्य करने के प्रत्येक स्टेप पर मेमोरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मेमोरी की। अर्थात कंप्यूटर को स्विच ऑन करने से लेकर उस पर जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा, आपको याद रखना है किसके द्वारा? कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा डाटा और प्रोग्राम को, किसको? डाटा और प्रोग्राम को स्थायी एवं अस्थायी रूप से, किस रूप से? स्थायी एवं अस्थायी रूप से आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या याद रखना है कि मेमोरी के द्वारा डाटा और प्रोग्राम को स्थायी एवं अस्थायी रूप से क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। यदि कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो वह स्विच ऑन नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर क्या नहीं हो सकती? स्विच ऑन नहीं हो सकती। तो जानते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं क्यों स्विच ऑन नहीं हो सकती। कि कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है? रोम होता है। क्या होता है? रोम होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। अब जब रीड ओनली मेमोरी का क्या किया जाता है? निर्माण होते रहता है। क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो उसी समय उसमें एक प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? बायोस है। क्या है? याद रखिएगा कि इसमें एक निर्माण के दौरान एक प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? बायोस होता है। और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या एक्टिव होता है? बायोस एक्टिव होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो रोम में स्थित बायोस सबसे पहले क्या होगा? एक्टिव होगा। अब ये बायोस क्या करता है? आपको याद रखना है कि हार्डवेयर डिवाइसेस की, किसकी? हार्डवेयर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी को क्या करता है? जांच करता है। किसकी? हार्डवेयर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी को जांच करता है। अब इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसके बाद कंप्यूटर अपना कार्य सुचारू रूप से करना क्या करती है? चालू करती है। तो आप समझ पाए कि रोम में निर्माण के दौरान क्या किया जाता है? बायोस प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है। बायोस क्या करता है? जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस एक्टिव होता है। हार्डवेयर डिवाइस की कनेक्टिविटी को क्या करता है? चेक करता है। इसी को क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट के बाद क्या होता है? कंप्यूटर अपना कार्य को सुचारू रूप से करना चालू करता है। अगर समझेगा कंप्यूटर में क्या नहीं है? रोम नहीं है। क्या नहीं है? तो रोम नहीं है तो पोस्ट की प्रक्रिया हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। इससे कंप्यूटर सुचारू रूप से चालू हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है यदि कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर क्या नहीं हो सकती? स्विच ऑन नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अंग होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अलग अलग प्रकार की मेमोरी का अलग अलग कार्य होता है। जैसे रैम का अलग कार्य होता है, रोम का अलग कार्य होता है, कैश का अलग कार्य होता है, हार्ड डिस्क का अलग कार्य होता है। अर्थात जितने प्रकार की मेमोरी होते हैं उनका सभी मेमोरी का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा करते हैं पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे? पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी पर, जहां हम इसको तीन आधार पर बांटकर चर्चा करेंगे। कितने आधार पर बांटकर चर्चा करेंगे? तीन आधार पर बांटकर चर्चा करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी पर। सबसे पहले हम जानेंगे स्टोरेज कैपेसिटी पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले किस पर चर्चा करेंगे? स्टोरेज कैपेसिटी पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सेस मोड पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे एक्सेस टाइम पर। क्योंकि जब हम मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तीन शब्द बार बार आते रहेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले इन शब्दों को अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। क्या जानते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? किसी मेमोरी में, किसमें? मेमोरी में, याद रखिएगा, किसी मेमोरी में जितना डाटा स्टोर किया जा सकता है वही उसकी क्या कहलाती है? स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। अर्थात मेमोरी के अंतर्गत हम जितना डाटा को क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी? स्टोरेज कैपेसिटी या संग्रहण क्षमता कहलाएगी। इसको क्या कहला जाता है? मेमोरी की संग्रहण क्षमता कहलाएगी। जिस मेमोरी में स्टोरेज की क्षमता जितनी अधिक होगी उसमें उतना ही डाटा क्या किया जा सकता है? स्टोरेज किया जा सकता है। अर्थात स्टोरेज कैपेसिटी को आप समझ पाए कि मेमोरी में जितना डाटा को आप क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, वही क्या है? उस मेमोरी की संग्रहण क्षमता है। तो चर्चा को यहां तक समाप्त करते हैं। अब तो एक महत्वपूर्ण नोट को याद रखिएगा, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी को बाइट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बाइट से मापा जाता है। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्सेस मोड को जानते हैं। किसको जानते हैं? एक्सेस मोड। किसी भी मेमोरी, किसमें? किसी मेमोरी में डाटा को, किसको याद रखिएगा? किसी मेमोरी में डाटा को एक्सेस
या प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है? एक्सेस मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस मोड कहलाता है। तो एक्सेस मोड क्या होता है कि मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना या प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है? एक्सेस मोड कहलाता है। कि आप क्या करते हैं, जो मेमोरी होता है उस मेमोरी से जो डाटा को प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है? एक्सेस मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस मोड। और एक्सेस मोड तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है? सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियली एक्सेस होता है। अब सीक्वेंशियली एक्सेस का मतलब क्या होता है समझते हैं कि किसी भी डाटा को क्रम से प्राप्त करना क्या कहलाता है? सीक्वेंशियली एक्सेस कहलाता है। उसके बाद डायरेक्टली एक्सेस होता है। दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्टली एक्सेस होता है। अब डायरेक्टली एक्सेस का मतलब क्या होता है? सीधा सीधे क्या करना? आपको डाटा को प्राप्त करना। जैसे आपको डाटा प्राप्त करना है, किसी फोटो को प्राप्त करना है, सीधे आप उस फोटो को डाटा को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्टली एक्सेस कहलाता है। उसके बाद होता है रेंडमली। रेंडमली का मतलब क्या होता है? अचानक किसी भी डाटा को क्या करना? प्राप्त करना क्या कहलाता है? रेंडमली एक्सेस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंडमली एक्सेस। तो एक्सेस मोड क्या होता है? किसी भी डाटा को प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है? एक्सेस मोड कहलाता है। एक्सेस मोड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब होता है क्रम से होता है। उसके बाद क्या होता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है सीधे सीधे क्या करना, आप डाटा को प्राप्त करना। उसके बाद रेंडमली। रेंडमली का मतलब होता है अचानक कोई भी डाटा को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रेंडमली एक्सेस कहलाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एक्सेस टाइम क्या होता है। किस पर चर्चा करते हैं? एक्सेस टाइम पर। तो किसी भी मेमोरी से किसी भी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना अर्थात प्राप्त करना में लगने वाला समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। अर्थात किसी भी मेमोरी से डाटा को एक्सेस या प्राप्त करने में लगने वाला समय को क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहते हैं। जिस मेमोरी का एक्सेस टाइम जितना कम होगा वह मेमोरी क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। तो एक्सेस टाइम क्या होता है? किसी भी मेमोरी से डाटा को प्राप्त करने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। जब भी एक्सेस टाइम कहूंगा कि इस मेमोरी का एक्सेस टाइम कम है और इस मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो आप समझ पाएंगे एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है? किसी भी मेमोरी से डाटा को प्राप्त करने का में जितना भी समय लगता है वह क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। और जिस मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है वह मेमोरी क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अब चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पर। तो हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार के होंगे? मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। कौन सा होता है? आपको याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है? याद रखिएगा, पहला होगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं आपको याद रखना है? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी मेमोरी। अब इसी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का क्या क्या होता है? अन्य नाम होता है। तो जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी का अन्य नाम क्या होता है? सबसे पहले याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। किसको? प्राइमरी मेमोरी को। आपको याद क्या रखना है कि प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी के अन्य नाम कितने हो जाएंगे? इसे किन किन नामों से जाना जाता है? इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और मेन मेमोरी। अब उसके बाद जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अन्य नाम अर्थात द्वितीयक मेमोरी के अन्य नाम क्या होते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी का अन्य नाम क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी अर्थात इसे क्या कहा जाता है? बाह्य मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद होता है ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है अर्थात इसे क्या कहा जाता है? सहायक मेमोरी कहा जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण तथ्य क्या याद रखना है कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। आगे जाकर कंफ्यूजन ना करे करके हम सबसे पहले इसको चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्थायी मेमोरी। कौन सा मेमोरी? स्थायी मेमोरी क्या होता है और अस्थायी मेमोरी क्या होता है, इसको जानते हैं। स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थायी मेमोरी। किस पर चर्चा कर लेते हैं? स्थायी मेमोरी क्या होता है। तो जानते हैं स्थायी मेमोरी क्या होता है अर्थात नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पर चर्चा करते हैं। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई, क्या हो बोल रहा हूं मैं आपको, इस कीवर्ड को समझिएगा कि वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है अर्थात लाइट गोल हो गया तब भी से क्या होगा? डाटा बना रहेगा। उसे क्या कहा जाता है? स्थायी या स्थिर मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी या स्थिर मेमोरी कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जिस मेमोरी में
जिस मेमोरी यूनिट में अगर विद्युत का सप्लाई भी बंद हो गया, अर्थात करंट आना भी बंद हो गया, तब भी डाटा क्या होता है, स्थिर रूप से बना रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जितने भी सहायक मेमोरी होते हैं, क्या होते हैं, सहायक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी, कौन से, सब क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं। जितने भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, वह सब क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी को जानते हैं, अर्थात अस्थायी मेमोरी क्या होता है करके चर्चा करते हैं। वह मेमोरी जिसमें क्या होता है, विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर, क्या हो जाने पर, याद रखिएगा, विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर जितने भी डाटा होते हैं, अर्थात संग्रहित डाटा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वह क्या कहलाता है, अस्थिर या अस्थायी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉलेटाइल मेमोरी। अर्थात अस्थायी मेमोरी क्या होता है, जैसे ही बिजली की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उस पर जितने सारे क्या होते हैं, संग्रहित डाटा होते हैं, क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात बिजली के जाने के बाद अस्थायी मेमोरी से जितने भी डाटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अस्थिर या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत एक नोट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा, सामान्यतः सभी प्राथमिक मेमोरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सामान्यतः सभी प्राथमिक मेमोरी क्या होते हैं, अस्थायी मेमोरी होते हैं। कैसे मेमोरी होते हैं, अस्थायी मेमोरी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिएगा, एक अपवाद है, रोम। किसको याद रखिएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका अपवाद है, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी कैसा मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। तो अपवाद क्या है कि रीड ओनली मेमोरी कैसा होता है, स्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है, स्थायी मेमोरी होता है। तो आप समझ पाए स्थायी और अस्थायी क्या होता है। स्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है, समझेगा, जहां विद्युत के बंद हो जाने के बाद भी डाटा कैसे होता है, स्थिर होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जहां से बिजली क्या हो गई, बंद हो गई, तो वहां से जितने भी डाटा हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत सभी प्राथमिक मेमोरी आते हैं, किसको छोड़कर, रोम को छोड़कर। रोम इसका क्या है, अपवाद है कि रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पर। किस पर चर्चा करते हैं, प्राइमरी मेमोरी पर। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी होता है। क्या होता है, इसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। अब इसका अन्य नाम क्या होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, अर्थात अर्धचालक मेमोरी होता है। कैसे होता है, अर्धचालक मेमोरी, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या होते हैं, बने होते हैं, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है प्राथमिक मेमोरी के अन्य नाम क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं प्राथमिक मेमोरी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो वे मेमोरी जो मदरबोर्ड पर, आपको याद रखना है किस पर, मदरबोर्ड पर सीधे सीधे लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं, सीधे सीधे लगे रहते हैं, तथा सीपीयू के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा, सीपीयू के द्वारा, जिनका प्रयोग सीधे सीधे और सबसे पहले किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, मदरबोर्ड पर लगे रहते हैं, और सीपीयू के द्वारा जिनका प्रयोग सीधे सीधे सबसे पहले किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो नोट का आपको याद रखना है कि सीपीयू मुख्य मेमोरी से सीधे संपर्क में रहता है। किससे, मुख्य मेमोरी से सीधे संपर्क में रहता है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी से सीधे संपर्क में रहता है सीपीयू। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार। तो आप समझ पाए कि वे मेमोरी जो मदरबोर्ड पर सीधे सीधे लगे रहते हैं तथा सीपीयू के द्वारा क्या होते हैं, सीधे कनेक्ट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से इंटरनल बस के माध्यम से जुड़ा रहता है, जिसे मैं आपको पहले चैप्टर में सबसे विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं, बस क्या होता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से इंटरनल बस के माध्यम से जुड़े होते हैं और सीपीयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी होते हैं, अर्थात सीपीयू के सबसे मुख्य मेमोरी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से किसके द्वारा जुड़ा रहेगा, इंटरनल बस के माध्यम से जुड़ा रहता है, और सीपीयू के लिए सबसे मुख्य मेमोरी क्या होते हैं, प्राथमिक मेमोरी होते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः क्या होता है, सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। किससे, अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि पदार्थों से क्या होते हैं, बने रहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम आदि से बने होते हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है, इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। अब याद रखना है, मेन मेमोरी कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी होती है। क्या होती है, सबसे महंगी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
और चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी पर। किस पर चर्चा करते हैं? टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी पर चर्चा करते हैं, अर्थात प्राथमिक मेमोरी के प्रकार को जानते हैं, कितने प्रकार के प्राथमिक मेमोरी होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्थायी प्रकार के प्राथमिक मेमोरी पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? स्थायी प्रकार के प्राथमिक मेमोरी पर चर्चा करते हैं। तो स्थायी प्रकार का प्राथमिक मेमोरी कौन सा होता है? जो रोम होता है। आपको याद रखिएगा कौन होता है? रोम होता है। रोम किस प्रकार का मेमोरी होता है? स्थायी प्रकार का प्राकृतिक क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी होता है। तो रोम के अंतर्गत हमको क्या क्या करना है? पी रोम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रोम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पी रोम। पी रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत ईपी रोम पर। किस पर चर्चा करेंगे? ईपी रोम पर। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ईईपी रोम पर। किस पर? ईईपी रोम पर, अर्थात इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम पर चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहला प्राथमिक मेमोरी कौन सा होता है? स्थायी प्रकार का। एक क्या होता है? स्थायी प्रकार का मेमोरी होता है। स्थायी प्रकार के मेमोरी के अंतर्गत कौन सा आता है? याद रखिएगा प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत स्थायी प्रकार का मेमोरी कौन सा होता है? याद रखिएगा रोम होता है। क्या होता है? रोम होता है। उसके अंतर्गत बाद हम चर्चा करेंगे अस्थायी मेमोरी। जो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हम किस पर चर्चा करेंगे? अस्थायी प्रकार के मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे? अस्थायी प्रकार के मेमोरी पर। अस्थायी प्रकार का मेमोरी कौन होता है? रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है? अस्थायी प्रकार का मेमोरी होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? डी रैम। क्या पर चर्चा करेंगे? डी रैम। और क्या होता है? एस रैम। इसके प्रकार होते हैं। डी का मतलब होता है डायरेक्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक होता है डायरेक्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और दूसरा क्या होता है? याद रखिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत एक प्रकार क्या होता है? कैश होता है। क्या होता है? कैश होता है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं रैम पर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है फुल फॉर्म, सबसे पहले याद रखिएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के संदर्भ में कुछ प्राथमिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये किस प्रकार का मेमोरी होता है? याद रखिएगा ये प्राथमिक मेमोरी होता है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, और कौन सा होता है? इंटरनल मेमोरी। क्योंकि प्राथमिक मेमोरी को ही क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी। तो रैम को सबसे पहले याद रखिएगा ये प्राथमिक मेमोरी होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? अस्थायी प्रकृति। इसी अस्थायी के पर्यायवाची क्या हो जाता है? कभी कभी अस्थायी नहीं देगा तो आपको क्या दे देता है? वास्तविक दे देता है, परिवर्तनशील। क्योंकि रैम में स्टोरेज डेटा क्या होता है? जैसे ही बिजली चले जाता है तो डेटा भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अर्थात रोम क्या प्रकार का होता है? रोम किस प्रकृति का होता है? रैम किस प्रकृति का होता है? याद रखिएगा अस्थायी प्रकृति का होता है। आपको याद रखना है रैम कैसे प्रकृति को होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। अब रैम आपको याद रखना है कि अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है। किससे बनी होती है? अर्धचालक पदार्थों से बनी होती है। यह एक क्या होती है? चिप जैसे होती है। किसके जैसी होती है? चिप जैसी होती है। तो रैम का निर्माण किससे होता है? अर्धचालक पदार्थ अर्थात जेरेनियम और किसके? जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना एक क्या होता है? मेमोरी होता है। अब इसके साथ साथ आपको एक तथ्य याद रखना है कि रैम कहां लगा रहता है? तो रैम मदरबोर्ड पर लगा रहता है। किस पर लगा रहता है? याद रखिएगा मदरबोर्ड पर लगा होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि रैम में कोई भी डाटा तब तक रहेगा जब तक उसमें क्या होता है? करंट का फ्लो होते रहता है। किसका फ्लो होता रहता है? करंट, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होते रहता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह होते रहता है। तब तक इसमें क्या होता है? डाटा बने रहता है। और जैसे ही कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करते हैं और लाइट गोल होता है तो रैम में स्टोर डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रैम में स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें चर्चा करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा और प्रोग्राम हार्ड डिस्क और एसडी कार्ड में। किसमें? एसडी कार्ड, अर्थात सॉलिड स्टेट ड्राइव में स्थायी रूप से रहते हैं। किसमें रहते हैं? हार्ड डिस्क और किसमें रहते हैं? आपको याद रखिएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव में, कि जो भी प्रोग्राम और डाटा होते हैं स्टोर रहते हैं। और ये हार्ड डिस्क किस तरह का है? सेकेंडरी मेमोरी है। क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में सभी प्रकार के प्रोग्राम और डाटा क्या होते हैं? स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। जब किसी डाटा और प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है? क्रियान्वित करना होता है। क्या करना होता है? क्रियान्वित, अर्थात क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है, चलाया जाता है। तो वो चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है? हार्ड डिस्क है। ये कैसा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डाटा और क्या होता है? सॉफ्टवेयर इसी में क्या होता है? लोड होता है। क्या होता है? इसी के अंतर्गत होता है, हार्डवेयर के अंतर्गत, हार्ड डिस्क के अंतर्गत होता है। और हार्ड डिस्क के अंदर जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते ही यहां से जो भी क्या होता है? डाटा और सॉफ्टवेयर होता है, किसमें लोड हो जाता है? रैम में हो जाता है। किस रूप से? अस्थायी रूप से होता है। जैसे ही कार्य समाप्त होता है फिर से यह किसमें आ जाता है? हार्ड डिस्क के अंतर्गत क्या हो जाता है? लोड हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा और प्रोग्राम हार्ड डिस्क और एसडी कार्ड
कार्ड में क्या होते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं। जब वह किसी भी डाटा का क्या किया जाता है, प्रोग्राम का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, अर्थात इसे चलाया जाता है, तो यह डाटा क्या हो जाता है, रैम में स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। उसके साथ साथ याद रखिएगा प्रोसेस के बाद, अब जैसे हमने इसको क्या किया, क्रियान्वयन के लिए क्या किया, चालू किया, किसी भी डाटा और प्रोग्राम को क्या किया, हम क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन किया, उसके बाद क्या होगा, परिणाम होगा, यानी प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा। तो प्रोसेस के बाद अंतिम अर्थात अंतरिम परिणामों को अस्थायी रूप से, याद रखिएगा किसको, अंतिम एवं अंतरिम परिणामों को अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है, रैम में स्टोर किया जाता है। तो समझते हैं किस प्रकार, देखिएगा यहां हार्ड डिस्क से कोई भी प्रोग्राम को हमने क्या किया, क्रियान्वयन किया, तो यह प्रोग्राम सबसे पहले किसमें लोड होगा, रैम में होगा। रैम के बाद इसमें प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया के बाद हमें क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, अंतिम परिणाम प्राप्त होता है। और अंतिम परिणाम भी अस्थायी रूप से सबसे पहले किसमें होंगे, रैम में स्टोर होंगे। किसमें होंगे, रैम में स्टोर किया जाता है। इसी कारण रैम को, किसको याद रखिएगा, रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। तो याद रखना है, रैम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। मदरबोर्ड के खाली स्थान पर अगर आपको रैम की क्या करना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, अर्थात क्षमता बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, मदरबोर्ड के खाली स्थान पर रैम का चिप लगाकर मेमोरी की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्या कही जा सकती है, मदरबोर्ड पर खाली स्लॉट पर क्या होती है, रैम चिप लगाकर मेमोरी की क्षमता क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। रैम क्या करती है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। जितना रैम की क्षमता ज्यादा होगी, कंप्यूटर की भी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, और जितना रैम की कार्य क्षमता कम होगी, कंप्यूटर की भी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी। अब चर्चा करते हैं रैम के प्रकार पर। तो रैम के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायनेमिक रैम। कौन सा होता है, डायनेमिक रैम होता है, इसी को बोला जाता है डी रैम। और एक होता है स्टैटिक रैम, इसे क्या कहा जाता है, एस रैम कहा जाता है। तो रैम के कितने प्रकार होंगे, याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायनेमिक रैम होता है, और एक स्टैटिक रैम होता है। कौन सा रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम क्या है जानते हैं। तो डायनेमिक रैम में एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है। डायनेमिक रैम के अंतर्गत क्या होता है, ट्रांजिस्टर और क्या लगे रहता है, कैपेसिटर लगे रहता है। क्या लगे रहता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर का सबसे बढ़िया काम क्या होता है, याद रखिएगा, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, विद्युत चार्ज को स्टोर करने का काम होता है। किसको, विद्युत चार्ज को स्टोर करने का काम किसका होता है, कैपेसिटर का होता है। तथा इस चार्ज को बनाए रखने के लिए, जो विद्युत चार्ज को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कि इसे क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम को क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अब इस रैम को रिफ्रेश कौन करेगा, तो यह रैम रिफ्रेश करने का कार्य यूजर का नहीं होता। किसका नहीं होता, इस रैम को रिफ्रेश करने का कार्य यूजर का नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट होते रहता है। कैसे होते रहता है, बाय डिफॉल्ट, अर्थात अपने आप होते रहता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, डायनेमिक रैम के अंतर्गत क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। तथा इसमें क्या कर रहते हैं, चार्ज बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और इसको रिफ्रेश करने का कार्य यूजर का नहीं होता, किससे होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। अब ट्रांजिस्टर के द्वारा आपको याद रखना है, जो डी रैम होता है, किसमें, डी रैम में, याद रखिएगा, किसके अंतर्गत, डी रैम के अंतर्गत क्या होता है, ट्रांजिस्टर के द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और डी रैम की गति, किसकी गति, डी रैम की गति एस रैम की तुलना क्या होती है, कम होती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट व्यापक का प्रश्नों में पूछा गया है कि डी रैम की गति क्या होती है, एस रैम से के ज्यादा होती है, अधिक होती है, इस प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, डी रैम की गति एस रैम से क्या होती है, कम होती है। और डी रैम एस रैम की तुलना क्या होता है, सस्ता होता है। जो डी रैम होता है एस रैम की तुलना क्या होता है, सस्ता होता है, अर्थात एस रैम क्या होता है, महंगा होता है डी रैम से। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं एस रैम पर चर्चा करते हैं, स्टैटिक रैम पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टैटिक रैम पर चर्चा। तो यहां पर क्या होता है, एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि एस रैम के अंतर्गत, अर्थात स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इसमें कैपेसिटर नहीं होता। किसमें कैपेसिटर नहीं होता, एस रैम के अंतर्गत कैपेसिटर नहीं होता। तो कैपेसिटर नहीं है, तो इसे बार बार रिफ्रेश करने की क्या नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होती। को एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एस रैम की गति डी रैम से अधिक होती है। किससे, एस रैम की गति क्या होती है, डी रैम से अधिक होती है। उसके साथ साथ याद रखना है, एस रैम डी रैम से महंगा होता है। क्या होता है, एस रैम डी रैम से क्या होता है, महंगा होता है। अब इसका यूज कहां कहां होता है, स्मार्टफोन में होता है, टैबलेट में होता है, नोटबुक में इसका क्या किया जाता है, एस रैम का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं अगले प्रकार की मेमोरी पर, जहां हम चर्चा करेंगे रोम पर। किस पर चर्चा करेंगे, रोम पर। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, आपको याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अर्थात यह आप चर्चा कर लेते हैं, इसके पैरामीटर पर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो एक साथ मिलकर बनेगा, थोड़ा सा मैं थक गया हूं। इसके बाद मैं अगला पार्ट शूट करूंगा, तुरंत इसके साथ मैं ऐड करके आपको डाल दूंगा। एक ही वीडियो में हम किसको कंप्लीट करेंगे, पूरे मेमोरी को। क्या है, लगातार बोलते बोलते मुंह भी दर्द हो जाता है, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आगे चर्चा को विस्तार देते हैं। अब चर्चा करेंगे रोम पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। यह किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, अर्थात प्राथमिक मेमोरी है। आपको याद रखना है रोम नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। किस प्रकृति की मेमोरी होती है? स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। रोम अर्धचालक पदार्थ से बनी एक मेमोरी होती है। क्या याद रखिएगा? रोम अर्धचालक पदार्थ से बनी एक मेमोरी होती है, अर्थात इसका निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के द्वारा क्या होता है? रोम का निर्माण किया जाता है। और रोम मदरबोर्ड पर लगी होती है। किस पर लगी होती है? रोम मदरबोर्ड पर लगी होती है, अर्थात रोम मदरबोर्ड पर स्थित होती है। अब ये जो चित्र दिख रहा है आपके सामने, आपको मानकर चलना है यह किसका चित्र है? मदरबोर्ड का डायग्राम है। और इसमें आपको याद रखना है कि मदरबोर्ड पर क्या होती है? रोम लगी होती है। किस पर? मदरबोर्ड पर रोम लगी होती है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, निर्माण के दौरान, किसके दौरान याद रखिएगा? निर्माण के दौरान रोम में बायोस नामक प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। किसमें याद रखिएगा? कि रोम में निर्माण के दौरान बायोस नामक प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। और इसके बाद आपको याद रखना है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि जैसे ही कंप्यूटर को क्या किया जाता है? स्विच ऑन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है रोम में स्थित, क्या याद रखना है? रोम में स्थित बायोस नामक प्रोग्राम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को क्या किया जाएगा? स्विच ऑन किया जाएगा, तो रोम में स्थित बायोस नामक प्रोग्राम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और इसी बायोस के द्वारा आपको याद रखना है कि हार्डवेयर डिवाइस की, किसकी? हार्डवेयर डिवाइस की कनेक्टिविटी की क्या की जाती है? जांच की जाती है। किसके द्वारा? बायोस के द्वारा हार्डवेयर डिवाइस की कनेक्टिविटी की क्या की जाती है? जांच की जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है पोस्ट कहा जाता है। जो बायोस के द्वारा हार्डवेयर डिवाइस की कनेक्टिविटी की जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। और पोस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। अब चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। इसी चीज को मैं थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया हूं जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सके और समझ सके। तो रोम के निर्माण के दौरान याद रखिएगा कि बायोस नामक प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है? रोम में स्टोर कर दिया जाता है। किसमें? रोम में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि रोम में, किसको याद रखिएगा? रोम में निर्माण के दौरान जो डाटा, याद रखिएगा किसको? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जो रोम में निर्माण के दौरान किसको? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, उसमें क्या नहीं किया जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता। आपको याद रखना है क्या नहीं किया जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बाद में किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता। किसमें? रोम में कोई भी डाटा और प्रोग्राम को अपलोड कर दिया जाता है उसमें बाद में किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता। केवल क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है। इसीलिए से क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर, किसको? कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर रोम में स्टोर, किसमें? रोम में स्टोर बायोस नामक प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। अर्थात यह क्या करता है? फिर जैसे एक्टिव होता है ये हार्डवेयर डिवाइस की कनेक्टिविटी का क्या करता है? जांच करता है। किसके द्वारा? बायोस के द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है, अर्थात पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि रोम को क्या कहा जाता है? बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ट इन मेमोरी, क्योंकि इसका निर्माण के दौरान पर ही जो भी प्रोग्राम होते हैं और डाटा को क्या कर दिया जाता है? बिल्ट किया जाता है। इसीलिए से क्या कहा जाता है? बिल्टिंग मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद आप चर्चा करते हैं रोम के अन्य प्रकार पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? रोम के अन्य प्रकार पर, जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पी रोम पर। किस पर चर्चा करेंगे? पी रोम पर। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। पी रोम का फुल फॉर्म बोलिएगा घर में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ई पी रोम पर। किस पर चर्चा करेंगे? ई पी रोम पर। तो ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या याद रखेगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर तीसरा चर्चा करेंगे ईईपीरोम पर। किस पर? ईईपीरोम पर। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब चर्चा एक एक प्रकार पर करते हैं। तो जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पी रोम पर। किस पर चर्चा करेंगे? पी रोम पर। तो पी रोम के संदर्भ में कुछ बेसिक तथ्य याद रखिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा यह क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी होता है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी होता है। उसके बाद आपको याद रखना है यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकार का मेमोरी होता है। तो पी रोम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकार की मेमोरी होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पी रोम में क्या याद रखेगा? पी रोम में निर्माण के दौरान, किसके दौरान याद रखिएगा? निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का डाटा और प्रोग्राम को क्या नहीं किया जाता? स्टोर नहीं किया जाता। तो ये डाटा और प्रोग्राम कब स्टोर किया जाता है? याद रखिएगा बाद में यूजर के, किसके अनुसार? यूजर के अनुकूलता के अनुसार डाटा और प्रोग्राम को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जब एक बार डाटा और प्रोग्राम क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, तो यह क्या किया जाता है? किसके जैसे बन जाता है? याद रखिएगा रोम के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा व्यवहार करता है? रोम के अर्थात जैसा व्यवहार करता है। क्योंकि जैसे ही हम यूजर की अनुकूलता के अनुसार यहां पर डाटा को स्टोर करेंगे, फिर इस डाटा में क्या नहीं किया जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसकी तरह कार्य करता है? रोम की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा कि पी रोम में डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्नर कहा जाता है। इसके बाद याद रखना है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। जो डाटा और प्रोग्राम को
स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा, इसे क्या कहा जाता है, OTP अर्थात वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप कहा जाता है। किसको, पीरोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप कहा जाता है। तो ये चर्चा हो गया हमारा पीरोम पर। अब चर्चा कर लेते हैं ईपीरोम पर। किस पर चर्चा कर लेते हैं, ईपीरोम पर। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद क्या रखना होगा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसकी बेसिक तथ्य याद रखेगा, यह किस प्रकार का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी होता है। यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति का मेमोरी होता है। अब इसके बाद याद रखना है, इसका महत्वपूर्ण फंक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ईपीरोम में डाटा और प्रोग्राम को कई बार क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। इस तथ्य को याद रखेगा कि ईपीरोम में डाटा और प्रोग्राम को कई बार क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, इसमें डाटा और प्रोग्राम को, किसको, डाटा और प्रोग्राम को रीड, राइट, एक्सेस, स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट ईपीरोम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट ईपीरोम कहते हैं। तो चर्चा को समाप्त करते हैं ईपीरोम पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करेंगे ईपीरोम पर। किस पर, ईपीरोम पर। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा आप, इसके फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है यह किस प्रकार का मेमोरी होता है, याद रखेगा, प्राथमिक मेमोरी होता है अर्थात प्राइमरी मेमोरी होता है। और इसके बाद आपको याद रखना है यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति का मेमोरी होता है। कौन सा, ईपीरोम क्या होता है, स्थायी और क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल प्रकृति का मेमोरी होता है। अब याद रखेगा यह रोम क्या है, याद रखेगा यह रोम ईपीरोम जैसे होता है। कैसे होता है, ईपीरोम जैसे होता है। लेकिन इसमें याद रखना है आपको, इसमें डाटा और प्रोग्राम को रीड, राइट, स्टोर, एक्सेस करने के लिए विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत प्रवाह का। लेकिन आपको क्या याद रखेगा, ईपीरोम में हम किसका प्रयोग करते थे, पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते थे अर्थात पैराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते थे। किसमें, ईपीरोम में। और यहाँ क्या होता है, ईपीरोम में। किसको याद रखेगा, ईपीरोम में। किसमें, ईपीरोम में विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है। किसको, डाटा और प्रोग्राम को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो यही अंतर होता है थोड़ा सा ईपीरोम और ईपीरोम में। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा। और ईपीरोम में क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम को कई बार स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है अर्थात स्टोर एक्सेस, रीड और क्या किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। अब इसको आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होगा स्मार्टफोन में होता है, टैबलेट में होता है, नोटबुक में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करेंगे किस पर, कैश मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे, कैश मेमोरी पर। तो कैश मेमोरी के संदर्भ में याद रखेगा यह किस प्रकार का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। अब ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी के अन्य नाम है। तो इसे क्या कहा जा सकता है, कैश मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जा सकता है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद जानिएगा ये वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी किस प्रकार की होती है, वॉलेटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी के अन्य नाम क्या होते हैं, वाष्पशील होता है। तो ये कैश मेमोरी कैसे हो जाएगा, वाष्पशील होता है, परिवर्तनशील मेमोरी होता है, टेम्परी मेमोरी होता है। आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो कैश मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। यह मदरबोर्ड, किसके, मदरबोर्ड पर स्थित होती है। किस पर, आपको याद रखना है यह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। और मदरबोर्ड में आपको याद रखिएगा कि ये रैम और किसके, सीपीयू के मध्य स्थित होती है। किसके मध्य स्थित होती है, रैम और सीपीयू के मध्य होती है। देखिएगा ये रैम है और ये क्या है, सीपीयू है। और इसके मध्य क्या होती है, कैश मेमोरी स्थित होती है। क्या होती है, कैश मेमोरी स्थित होती है। अब कैश मेमोरी का काम को समझ लेते हैं। तो इस मेमोरी का काम क्या होता है, उन निर्देशों को अस्थायी रूप से क्या करना, स्टोर करना अर्थात उन निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना जो यूजर के द्वारा बार बार दिए जाते हैं। अर्थात मान लीजिएगा यूजर क्या कर रहा है, एक निर्देश दे रहा है, तो एक निर्देश कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। रैम के बाद कहाँ जाता है, कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद कहाँ जाता है, सीपीयू में। तो यूजर कई बार एक ही निर्देश को बार बार देता है, जैसे बाबू ने खाना खाया, बाबू क्या कर रहा है, बाबू सो गया, क्या क्या कर लिया। तो यहाँ पर क्या करता है, कैश मेमोरी जो बार बार यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कर लेता है, अपने पास अस्थायी रूप से क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट टाइम कैश मेमोरी अपने पास से निर्देशों को क्या कर देता है, भेजता है किसको, सीपीयू को। अर्थात बाबू को ज्यादा सीधा आप कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, रैम में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबू बाबू बार बार लिख रही है। तो ये क्या होगा, कैश मेमोरी बाबू मैं तेरे घर लेता हूँ, फिर किसको भेज देगा, सीधा सीपीयू को भेज देगा। अर्थात निर्देशों को किसको कर देता है, सीपीयू को उपलब्ध करा देता है। तो आप समझ पाए कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी उन निर्देशों को अस्थायी रूप से क्या करती है, स्टोर
करती है जो यूजर के द्वारा बार बार दिए जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है कैश मेमोरी अपने पास से सीपीयू को यह निर्देश क्या कर देती है, उपलब्ध करा देती है। इसके बाद आपको याद रखना है कैश मेमोरी के रूप में एसरैम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसरैम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा, कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद, किसके बाद? रजिस्टर के बाद दूसरी तेज मेमोरी होती है, अर्थात सबसे तेज मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करेंगे सेकेंडरी मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी पर चर्चा करेंगे, अर्थात द्वितीयक मेमोरी पर चर्चा करेंगे। आपको याद रखना है द्वितीयक मेमोरी के अन्य नाम पर चर्चा कर लेते हैं। इसे किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी, अर्थात बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, अर्थात बेकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सहायक। जो ऑक्सिलरी है मेमोरी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में सहायक मेमोरी। और बेकिंग स्टोरेज मेमोरी को क्या कहा जाता है? सहायक मेमोरी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अन्य नाम क्या क्या याद होते हैं? याद रखिएगा, आपको याद करना ही है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसे बेकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं नॉन वॉलेटाइल प्रकृति के होते हैं, अर्थात स्थायी प्रकार के मेमोरी होते हैं। आपको याद रखना है। अब यह क्या होता है? जो भी सेकेंडरी मेमोरी होता है, क्या होता है? जो भी सेकेंडरी मेमोरी होता है वह मदरबोर्ड के बाहर स्थित होता है। किसके बाहर स्थित होता है? मदरबोर्ड के बाहर स्थित होता है। और इसके बाद आपको याद रखेगा सभी प्रकार के डाटा और प्रोग्राम को, किसको याद रखेगा? सभी प्रकार के डाटा और प्रोग्राम को कहां किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो भी डाटा और प्रोग्राम होते हैं उसे कहां स्टोर किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज किया जाता है। अब चर्चा करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स पर चर्चा करते हैं, अर्थात द्वितीयक मेमोरी के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, याद करिएगा। दो प्रकार में इसको बांटकर हम चर्चा करेंगे। जहां पहला प्रकार याद रखिएगा सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी होता है, अर्थात क्रमागत मेमोरी होगा। क्या होगा? क्रमानुसार मेमोरी होगा। कौन सा अनुसार मेमोरी होगा? याद रखिएगा, क्रमानुसार मेमोरी होगा। अब आपको याद रखना है कि क्रमानुसार मेमोरी के अंतर्गत कौन सा मेमोरी आता है, ये बार बार व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक टेप। कौन सा? याद रखिएगा, भूलिएगा ही नहीं। मैग्नेटिक टेप क्या है? क्रमानुसार मेमोरी है। बोलिएगा घर में एक बार, मैग्नेटिक टेप किस अनुसार मेमोरी है? क्रमानुसार मेमोरी है। उसके बाद दूसरा प्रकार आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगा। कौन सा मेमोरी होगा? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगा। और इस डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा चुंबकीय डिस्क होता है। क्या होता है? चुंबकीय डिस्क। तो आपको याद क्या रखना है? चुंबकीय डिस्क क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। पहला पॉइंट बोलिएगा, चुंबकीय डिस्क क्या है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। और चुंबकीय डिस्क के अंतर्गत हमको क्या क्या आते हैं? याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क आते हैं। क्या आते हैं? फ्लॉपी डिस्क आता है। और क्या आता है? हार्ड डिस्क आता है। तो फ्लॉपी डिस्क पहले क्या होगा? याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क क्या है? चुंबकीय डिस्क है। उसके बाद याद रखिएगा हार्ड डिस्क किस प्रकार का है? याद रखिएगा चुंबकीय डिस्क है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है फ्लॉपी डिस्क क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगा। और ये हार्ड डिस्क भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगा। अब चर्चा करते हैं अगले प्रकार पर। किसके? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का अगला प्रकार क्या होता है? याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत क्या आते हैं? याद रखिएगा ब्लू रे डिस्क आते हैं। क्या आते हैं? ब्लू रे डिस्क आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत कौन सा आता है? सीडी आता है। सीडी का मतलब क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क आता है। उसके बाद क्या आता है? डीवीडी आता है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आएंगे? याद रखिएगा ब्लू रे डिस्क आता है, सीडी आता है, सीडी के साथ क्या आता है? डीवीडी आता है। और ये सब क्या होते हैं? आपको याद रखिएगा जितने भी ऑप्टिकल डिस्क होंगे ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होते हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का अगला प्रकार क्या होता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है? फ्लैश मेमोरी आता है। और क्या आता है? मेमोरी कार्ड आता है। अब फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत क्या आएंगे? पेन ड्राइव आएंगे। और क्या होता है? मेमोरी कार्ड के अंतर्गत क्या आता है? चिप आता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो प्रमुख प्रकार के सेकंड मेमोरी पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे सेकेंडरी मेमोरी पर, जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मैग्नेटिक टेप पर। किस पर चर्चा करेंगे? मैग्नेटिक टेप पर। तो मैग्नेटिक टेप के संदर्भ में याद रखिएगा यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी के अन्य नाम होते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा ये मैग्नेटिक टेप कैसे होगा? एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी होगा? एक्सटर्नल मेमोरी होगा। इसके बाद क्या होगा? याद रख लीजिएगा एक्सटर्नल मेमोरी के साथ याद रखिएगा बेकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाएगा? ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को आपको कसम खाकर रखिएगा, इसको याद रखिएगा, सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी होता है। मैग्नेटिक टेप कैसा मेमोरी होता है? सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इस मेमोरी की प्रकृति होती है नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है, अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। कौन सी? हमारी जो भी ये है मैग्नेटिक टेप कैसी होगी? स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। अब याद रखना है, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक किसी का कि यह प्लास्टिक की बनी एक लंबी क्या होती है? फीता होती है। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो प्लास्टिक की बनी एक लंबी फीता होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात आयरन पदार्थ और क्रोमियम डाइऑक्साइड की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। जो ये प्लास्टिक का लंबा फीता होता है उसके दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थ अर्थात आयरन पदार्थ या क्रोमियम डाइऑक्साइड पदार्थ की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। अब यहां पर क्या होता है समझिएगा, रीड राइट हेड लगा होता है। जो ये होता है मैग्नेटिक टेप में एक रीड राइट हेड लगा रहता है, उसके माध्यम से विद्युत प्रवाह कर क्या करके? विद्युत प्रवाह करके दोनों तरफ की डाटा
को स्टोर, रीड, राइट, एक्सेस किया जाता है। तो आप समझ पाए होंगे, जो ये प्लास्टिक की एक फीता लगी होती है, जैसे ऐसे प्लास्टिक का एक फीता लगा होता है, उस फीता में क्या होता है, दोनों तरफ क्या कर दिया जाता है, आयरन ऑक्साइड और क्या होता है, क्रोमियम पदार्थ की क्या कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। जैसे ये परत चढ़ा दिया, अब ये परत चढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंतर्गत रीड राइट हेड होता है, और रीड राइट हेड के माध्यम से क्या होता है, विद्युत को दोनों तरफ से प्रवाहित किया जाता है। विद्युत को क्या किया जाता है, दोनों तरफ से प्रवाहित कर डाटा को स्टोर, रीड, राइट और एक्सेस किया जाता है। और इसमें याद रखेगा, इसमें डाटा को कई बार स्टोर क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमारा खत्म होता है किस पर, मैग्नेटिक टेप पर। हमने क्या कर लिया, पूरा चर्चा कर लिया। अब चर्चा करते हैं फ्लॉपी डिस्क पर। किस पर चर्चा करते हैं, फ्लॉपी डिस्क पर। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, यह डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का मेमोरी याद रखेगा, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसी को क्या कहा जाता है, इसके बाद याद रखिएगा, यह किस प्रकार का मेमोरी है, सेकेंडरी टाइप मेमोरी होता है, सेकेंडरी प्रकार का मेमोरी होता है। फ्लॉपी डिस्क इसके साथ याद रखिएगा, नॉन वॉलेटाइल प्रकार का मेमोरी होता है, अर्थात स्थायी प्रकृति का मेमोरी होता है फ्लॉपी डिस्क। अब चर्चा करते हैं आगे की बातों पर। तो आपको याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक की बनी वृत्ताकार डिस्क होती है। देखिएगा, ये प्लास्टिक की बनी कैसे होती है, वृत्ताकार डिस्क होती है। तो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा कि यह प्लास्टिक की बनी क्या होती है, एक वृत्ताकार डिस्क होती है। अब जिसके दोनों तरफ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो ये डिस्क है, उसके दोनों तरफ आपको याद रखना है कि चुंबकीय पदार्थ की क्या चढ़ी रहती है, परत चढ़ी रहती है। अब इसको क्या किया जाता है, रीड राइट हेड के माध्यम से, किसके माध्यम से याद रखेगा, रीड राइट हेड के माध्यम से डाटा को स्टोर, एक्सेस, रीड और राइट किया जाता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक ऐसा हेड होता है, रीड राइट हेड होता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर, एक्सेस और क्या किया जाता है, रीड किया जा सकता है। अब यहां कुछ चित्र को मैं दिखलाता हूं। ये देखिएगा, कुछ एक इस प्रकार का क्या बनाया हूं, चित्र बनाया हूं। जो ये जो गोला आकृति में दिख रहा है, जो आपको क्या दिख रहा है, ये गोला गोला टाइप से दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्रैक्स कहा जाता है। तो ये हार्ड डिस्क क्या होते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो ये गोल टाइप से होता है, इसी को क्या कहा जाता है, जो गोला गोला आकृति दिख रहा है आपको, ये आकृति दिख रहा है, जो मैं दिखलाने प्रयास करता हूं उसको चित्र के माध्यम से। जो ये गोला वाला चित्र है, ये क्या है, गोल वाला चित्र है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है। और ये जो क्या होता है, ट्रैक्स कई सेक्टरों में विभाजित होते हैं। जैसे ये ट्रैक है, ये भी एक प्रकार से इस तरह विभाजित होंगे। तो ये कई सेक्टरों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और सबसे छोटा सेक्टर क्या होता है, इस आपको याद क्या रखना है, इसमें डाटा स्टोर करने का, किसमें, फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करने का सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा होता है, सेक्टर होता है। क्या होता है, सबसे छोटा क्षेत्र क्या होता है, सेक्टर होता है। और यहां पर याद रखिएगा, प्रत्येक सेक्टर की साइज क्या होती है, 512 बाइट होता है। कितना बाइट होता है, 512 बाइट होता है। तो यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या होता है, जो फ्लॉपी डिस्क होता है, किसमें, ट्रैक्स, और किसमें बचा होता है, सेक्टर में विभाजित होता है। किसमें बचा होता है, सेक्टर में विभाजित होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि डाटा स्टोरेज करने की, याद रखिएगा, डाटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर होता है। और इसमें याद रखिएगा कि प्रत्येक सेक्टर की साइज क्या होती है, 512 बाइट की होती है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण नोट को याद रखिएगा, किसको याद रखिएगा, नोट को याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क को, किसको, फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसके बाद कुछ आंकड़े हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो समय बहुत आगे निकलते जाएगा। ये डाटा है, इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा, कौन कौन से मैग्नेटिक टेप की क्या क्या क्षमता होती है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये किसकी, फ्लॉपी डिस्क की क्या क्या क्षमता होती है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो समय का विडंबना है और समय को आगे भी बढ़ाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है, एग्जाम आगे है, अच्छे से तैयारी करेंगे। अब चर्चा करते हैं किस पर, हार्ड डिस्क पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, हार्ड डिस्क पर। तो हार्ड डिस्क के संदर्भ में आपको क्या याद रखेगा, ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। या किस प्रकार का मेमोरी होता है, याद रखेगा, सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरनल मेमोरी होता है। क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। अब चर्चा कर लेते हैं इसकी प्रकृति पर। तो ये नॉन वॉलेटाइल प्रकार का मेमोरी होता है। क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल प्रकार का मेमोरी होता है, अर्थात स्थायी प्रकृति का मेमोरी होता है हमारा हार्ड डिस्क। तो ये देखिएगा, इस प्रकार का इसका चित्र होता है। ये देखिएगा, इसे ये होता है। अब यहाँ पर आप मैं उस समय बता रहा था कि भाई इसमें क्या लगा होगा, रीड राइट हेड लगा रहता है। ये आप इस तरह का ये संरचना आंतरिक संरचना होता है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर, फिर मैं एक एक चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम की बनी कम से कम 2 डिस्क होती है। आपको याद रखिएगा कि एल्युमिनियम से बने कम से कम 2 वृत्ताकार डिस्क होती है। तो ये देखिएगा, ये चित्र दिख रहा है आपको सामने, क्या दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। तो ये क्या होता है, वृत्ताकार डिस्क होती है। ये क्या होती है, वृत्ताकार डिस्क होती है। किससे बनी, एल्युमिनियम से बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ की क्या होती है, परत चढ़ी होती है। क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये जो डिस्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ की क्या होती है, परत चढ़ी होती है। यहाँ पर एक सिलेंडर के माध्यम से एक के ऊपर एक निश्चित दूरी में होती है। तो आपको याद रखना है, जो ये डिस्क होती है, ये सिलेंडर है। क्या है, मान लीजिएगा ये सिलेंडर है, ऐसा दिख रहा है सिलेंडर टाइप से। अब इस सिलेंडर पर क्या होती है, एक निश्चित दूरी पर क्या होती है, एक के ऊपर एक क्या होती है, लगी होती है। आपको याद रखना है, ठीक है। सिलेंडर के माध्यम से उन्हें एक के ऊपर एक निश्चित दूरी पर या समांतर क्रम में फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, समांतर क्रम में फिक्स किया जाता है। और इन डिस्क को एयर टाइप बॉक्स में, याद रखना है, किसमें, एयर टाइप बॉक्स में बंद कर लिया जाता है, ताकि बाहरी वातावरण का क्या नहीं पड़ सके, प्रभाव ना पड़ सके। क्या ना पड़ सके, प्रभाव ना पड़ सके। और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिक्स डिस्क कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स टाइप से रहता है। एक डब्बा में बंद कर देते हैं, एयर टाइप बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और आपको समझना है, याद नहीं करना है, रटना ही नहीं है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एल्युमिनियम से बनी कम से कम 2 वृत्त होती है, जिसमें क्या होता है, जो
जो वृत्त होती है उसमें चुंबक की क्या चढ़ी रहती है, चुंबकीय पदार्थ का परत चढ़ा रहता है। यह एक सिलेंडर के माध्यम से क्या होता है, एक के ऊपर एक निश्चित दूरी या समानांतर क्रम में क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। जो ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखिएगा ये सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर के माध्यम से क्या होता है, इसको एक के ऊपर एक निश्चित दूरी पर क्या किया जाता है, समांतर क्रम में फिक्स किया जाता है। और इसे क्या किया जाता है, एयर टाइप बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिससे बाहरी वातावरण का क्या ना पड़ सके, प्रभाव ना पड़ सके। और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है, ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेक्टर की होती है। किसकी होती है, सबसे छोटी इकाई सेक्टर होती है, जिसकी क्षमता क्या होती है, 512 बाइट्स की होती है। किसकी, सेक्टर की क्षमता किसकी होती है, 512 बाइट्स की होती है। इसके बाद याद रखिएगा हार्ड डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। और हार्ड डिस्क में डाटा और प्रोग्राम को कई बार स्टोर, एक्सेस, रीड और राइट किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम को कई बार स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। स्टोर, एक्सेस, रीड और राइट किया जा सकता है। और सभी डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में स्थायी रूप से हार्डवेयर में स्टोर होते हैं। किसमें, हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। इसको याद रखिएगा। क्या थोड़ा सा गला सूख रहा है तो थोड़ा सा मैं धीरे बोलता हूं कि सभी डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। परंतु इसका ओपन और एग्जीक्यूट करने पर यह कहां चल जाता है, रैम में लोड हो जाता है। इसको याद रखिएगा कि जो भी प्रोग्राम डाटा क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे स्थायी रूप से किसमें, हार्डवेयर में स्टोरेज किया जाता है। परंतु क्या होता है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम है, कोई है डाटा है, सॉफ्टवेयर है, उसको ओपन करेंगे तो यह किसमें लोड हो जाता है, रैम में लोड हो जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं यहीं पर चर्चा कर लेता हूं, बूटिंग पर। किस पर चर्चा कर लेता हूं, बूटिंग पर। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात किसका, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से, याद रखिएगा किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना, किसमें, रैम में लोड होना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। तो इसको भूलना नहीं है, बूटिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से, कहां से, हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना क्या कहलाता है, आपको याद रखना है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोल्ड बूटिंग। क्या होता है, याद रखिएगा, कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है, बंद कंप्यूटर को जब क्या होता है, बंद कंप्यूटर को जब स्विच ऑन किया जाता है, क्या किया जाता है, बंद कंप्यूटर को जब स्विच ऑन किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है, बंद कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होता है। अब वार्म बूटिंग क्या होता है, याद रखिएगा, जब चलते हुए कंप्यूटर को किसी कारणवश रीस्टार्ट किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वार्म बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, समझ पाए, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से किसमें, रैम में लोड होना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक कोल्ड बूटिंग होता है, अर्थात बंद कंप्यूटर को जब स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होता है। और बूटिंग कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे, हार्ड डिस्क से किस में जाएगा, रैम में जाएगा, तो कोल्ड बूटिंग होगा। जैसे ही कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो जो क्या होता है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है, किधर चले जाएगा, रैम में चले जाएगा। यही क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। वार्म बूटिंग क्या होगा, चलते हुए कंप्यूटर को क्या किया जाता है, किसी कारणवश क्या किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, वार्म बूटिंग कहा जाता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क का नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नाम आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, सी ड्राइव होता है। इसको तो आप बचपन से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, सी ड्राइव होता है। परंतु इसे आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन भी कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क को कई भागों में बांटे रहते हैं, जैसे डी होता है, ई होता है आदि। ड्राइव में क्या होते हैं, नाम से हम किसको क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा, डेस्कटॉप पर, किस पर, डेस्कटॉप पर जो भी डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वह बाय डिफॉल्ट रूप से किसमें चले जाता है, सी ड्राइव में चले जाता है। जो डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा को क्या किया जाता है, हमारे द्वारा स्टोर किया जाता है, वह बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में स्टोर हो जाता है। और वर्तमान में आपको याद रखना है, सर्वाधिक उपयोग होने वाला हार्ड डिस्क क्या है, विंचेस्टर डिस्क है। क्या है, याद रखिएगा, विंचेस्टर डिस्क सर्वाधिक उपयोग होने वाला क्या है, हार्ड डिस्क है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं सीडी पर। तो सीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह सेकेंडरी मेमोरी होता है। सीडी कैसे मेमोरी है, याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के साथ याद रखिएगा, यह नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। निश्चिंत रहिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की होती है, अर्थात स्थायी प्रकृति की होती है। इसके साथ साथ याद रखेगा, ये ऑप्टिकल प्रकार की मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है, ऑप्टिकल प्रकार की मेमोरी होती है। सीडी में डाटा प्रोग्राम को रीड राइट करने के और स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए, सीडी में डाटा प्रोग्राम को रीड राइट स्टोर आदि करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न सीधा व्यापम का फेवरेट प्रयोग है कि सीडी में डाटा और प्रोग्राम को रीड राइट और एक्सेस और स्टोर करने के लिए किस तरह किया जाता है। तो आपको याद रखना है, लेजर बीम के उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, 600 MB से लेकर 800 MB तक लगभग होता है। कितना, 600 MB से लेकर 800 MB तक होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को लिखने पढ़ने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आपको और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सीडी प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है। क्या होती है, आप घर में देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे पुराने जमाने में। तो सीडी क्या होती है,
प्लास्टिक की बनी एक डिस्क होती है जिस पर क्या होता है, एल्युमिनियम का परत चढ़ा रहता है। क्या चढ़ा रहता है? एल्युमिनियम का परत चढ़ा रहता है। यहाँ पर क्या होता है, सर्पिलाकार क्या होता है, ट्रैक्स में विभाजित होता है। तो सीडी होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल दिखता है आपको, ये क्या होता है, सर्पिलाकार ट्रैक्स में क्या होता है, विभाजित होता है। अब सीडी के लिए एक क्वेश्चन पूछा है व्यापम में, MPEGI डिजाइन किया गया जाता है। तो ये आपको याद रख लीजिएगा, सीडी के लिए क्या होता है, MPEGI का डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि सीडी में ट्रैक्स के अंतर्गत पिट्स और लेट क्या होता है, पिट्स और लेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पिट्स और लेंट्स होते हैं, जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि सीडी में क्या होता है, पिट्स और लेंट्स होते हैं, यहीं पर क्या किया जाता है, डाटा को स्टोरेज किया जाता है। और उसके बाद व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखेगा, सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, मेगाबाइट में, क्योंकि यहाँ 600 से 800 MB होता है, तो इसको गीगाबाइट में नापा जाएगा या मेगाबाइट में नापा जाएगा, प्रश्न पूछा था। तो आपको याद रखना है इसकी भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। क्या में मापा जाता है, मेगाबाइट में मापा जाता है। टाइप्स होते हैं इसके, क्या होते हैं, और टाइप्स पर चर्चा कर लेते हैं। सीडी के किस पर चर्चा कर लेते हैं, टाइप्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक होता है सीडी रोम होता है, क्या होता है, सीडी रोम होता है। एक होता है CDR होता है और CDRW होता है। क्या होता है, CDRW। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सीडी रोम पर, चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, सीडी रोम पर। तो अर्थात ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है। अब यहाँ पर याद रखेगा कि यहाँ पर निर्माण के दौरान प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। क्या होता है, निर्माण के दौरान ही प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो सीडी रोम में क्या होता है, निर्माण के दौरान ही प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है। इसमें बाद में क्या किया नहीं जा सकता, डाटा और इसको डिलीट नहीं किया जा सकता और बदलाव नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बार हमने इसमें प्रोग्राम को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, तो इसमें क्या होता है, जो भी डाटा है इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, ना डिलीट नहीं कर सकते। केवल हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और आपको याद रखना है, सीडी रोम में डाटा पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका, सीडी रोम के अंतर्गत डाटा पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। और यहां से व्यापम का पूछा गया प्रश्न था, सीडी रोम की क्षमता कितनी होती है। तो आपको याद रखिएगा, सीडी रोम की भंडारण क्षमता कितनी होती है, अर्थात स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB, लगभग कितना, 700 MB होती है। अब यहां पर याद रखिएगा कि सीडी रोम में फाइल कॉपी करने का तरीका क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। याद क्या रखना है कि फाइल कॉपी करने का तरीका क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। तो सीडी रोम के संदर्भ में क्या याद रखना है कि यह क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसमें निर्माण के दौरान डाटा और प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, एक बार स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद डाटा और प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। यहाँ डाटा पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता कितनी होती है, 700 MB होती है। इसमें फाइल कॉपी करने का तरीका क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। अब चर्चा कर लेते हैं CDR पर। किस पर चर्चा करते हैं, CDR पर, और जानते हैं CDR क्या होता है करके। तो CDR का फुल फॉर्म याद रखेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या याद रखेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, इसका फुल फॉर्म CDR का। तो इस प्रकार के सीडी में निर्माण के बाद, किसके बाद याद रखेगा, निर्माण के बाद एक बार यूजर की अनुकूलता से, याद क्या रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, CDR के अंतर्गत, थोड़ा सा मैं पेन को बदलता हूँ, क्या होता है, CDR के अंतर्गत आपको याद रखना है, निर्माण के बाद क्या याद रखिएगा, निर्माण के बाद एक बार आपको याद रखना है यूजर की अनुकूलता से। किसकी अनुकूलता से, यूजर की अनुकूलता से क्या होता है, डाटा और प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। जैसे ही हम डाटा और प्रोग्राम को यूजर के अनुकूलता के अनुसार क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। जैसे ही डाटा एक बार स्टोर हो गया तो इस डाटा को क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो यह क्या होती है, बाद में यह आपको याद रखना है, सीडी, क्या याद रखिएगा, सीडी रोम की तरह कार्य करता है। जब एक बार CDR में हम यूजर की अनुकूलता के अनुसार डाटा और प्रोग्राम को स्टोर कर देते हैं, तो बाद में यह सीडी रोम की तरह कार्य करता है। अर्थात एक बार जो डाटा डल गया उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, ना बदला नहीं किया जा सकता, इसको याद रखेगा। और CDR में डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद, किसको, CDR में डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद कोई बदलाव और डिलीट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव और डिलीट नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, वर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, वार्म कहा जाता है। और वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी होता है। क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी कहा जाता है। CDR में डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए निश्चित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बर्नर कहा जाता है। अर्थात CDR में जो भी प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बर्नर। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं CDRW पर। किस पर चर्चा कर लेते हैं, CDRW पर। तो CDRW का फुल फॉर्म याद रखेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है, रीराइटेबल। और रीराइटेबल का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के सीडी में डाटा प्रोग्राम को कई बार स्टोरेज और क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। आपको याद रखना है। तो CDRW में क्या होता है कि यहां पर डाटा को और प्रोग्राम को हम कई बार क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एक्सेस किया जा सकता है। चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। अब चर्चा करेंगे डीवीडी पर। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और कई बार ऑप्शन में क्या नहीं दिया रहता, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं दिया रहता, तो ऑप्शन में क्या दे रहता है, डिजिटल वीडियो डिस्क दिया होता है। अगर दोनों एक साथ दिया है तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर देना है। अब उसके बाद आपको याद रखना है कि यह किस प्रकार की मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। जो डीवीडी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी होती है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। किस प्रकृति की मेमोरी होती है,
स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। और यह भी याद रखना है कि जो डीवीडी है ऑप्टिकल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है। अब चर्चा को आगे विस्तार देते हैं और चर्चा करते हैं डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी पर। तो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी वन लेयर में कितनी होती है? 4.7 जीबी की होती है। आपको याद रखना है डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी वन लेयर में कितनी होती है? 4.7 जीबी की होती है। वैसे याद रखिएगा टू लेयर में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 8.5 जीबी की होती है। अब चर्चा को और आगे विस्तार देते हैं। डीवीडी सीडी की तरह क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। परंतु आपको याद रखना है डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। और चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। डीवीडी में डाटा को रीड राइट स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए? रीड राइट स्टोर करने के लिए रेड लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेड लेजर का प्रयोग किया जाता है। और इसका मुख्य उपयोग याद रखिएगा किसका? डीवीडी का मुख्य उपयोग फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए होता है। किसको? फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए होता है। और चर्चा करते हैं डीवीडी के संदर्भ में। तो अब चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ डीवीडी पर। किस पर चर्चा करेंगे? टाइप्स ऑफ डीवीडी पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला टाइप क्या होता है? डीवीडी रोम होता है। क्या होता है? डीवीडी रोम होता है। उसके बाद आपको याद रखना है डीवीडी आर होता है। और वर्तमान में याद रखिएगा दोनों का निर्माण क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है, डीवीडी रोम और डीवीडी आर का। इसके बाद अगला प्रकार होता है डीवीडी आरडब्ल्यू होता है। क्या होता है? डीवीडी आरडब्ल्यू होता है। इसके साथ साथ डीवीडी का एक प्रकार होता है एचडी डीवीडी होता है। क्या होता है? एचडी डीवीडी होता है। और एचडी डीवीडी के संदर्भ में आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। किसका? एचडी डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा हाई डेफिनेशन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो चर्चा को समाप्त करते हैं डीवीडी पर। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बीआरडी पर। किस पर बढ़ाएंगे? बीआरडी पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होता है। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ब्लू रे डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। किस प्रकार की मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। वैसे याद रखना है यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। किस प्रकृति की मेमोरी होती है? स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। अब चर्चा करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पर। तो आपको याद रखना है बीआरडी के वन लेयर में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 25 जीबी तक होती है। कितनी जीबी तक होती है? याद रखिएगा 25 जीबी तक। और वैसे ही आपको याद रखना है इसकी टू लेयर में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 50 जीबी तक होती है। कितने जीबी तक होती है? 50 जीबी तक। यह किस प्रकार का डिस्क है? याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क है। कैसा डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क है। और चर्चा को आगे और विस्तार देते हैं। तो बीआरडी डीवीडी जैसे होती है। कैसे होती है? बीआरडी डीवीडी जैसे होती है। परंतु यहां याद रखिएगा डाटा को क्या करने के लिए? रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और स्टोर करने के लिए रेड लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? रेड लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा को रीड राइट स्टोर करने के लिए ब्लू लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि बीआरडी में डाटा को रीड राइट स्टोरेज करने के लिए ब्लू लेजर का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बीआरडी में डाटा को क्या याद रखिएगा? बीआरडी में डाटा को कई बार क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, स्टोर किया सकता है और डिलीट किया जा सकता है। अब चर्चा को किसमें समाप्त करते हैं? ब्लू रे डिस्क पर समाप्त करते हैं। अब चर्चा करेंगे फ्लैश मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे? फ्लैश मेमोरी पर। तो आपको सबसे पहले याद रखना है यह कैसा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। जो फ्लैश मेमोरी होता है वो हमारा किस प्रकार का मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है, याद रखिएगा। और यह किस प्रकृति की मेमोरी होती है? याद रखिएगा फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। और फ्लैश मेमोरी में डाटा को हम डाटा को हम कई बार क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड किया जा सकता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जो ये फ्लैश मेमोरी होती है वो कैसे मेमोरी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। कैसे मेमोरी होती है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। और फ्लैश मेमोरी में ईईपीरोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईईपीरोम का प्रयोग किया जाता है। इस कारण जो होता है क्या होता है? फ्लैश मेमोरी में आपको याद रखना है डाटा को क्या करने के लिए? रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और डिलीट करने के लिए विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह का। तो आपको क्या याद रखना है? फ्लैश मेमोरी में डाटा को क्या करने के लिए? रीड राइट और डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं इसका यूज कहां होता है फ्लैश मेमोरी का। तो फ्लैश मेमोरी का यूज कहां होता है? पेन ड्राइव में होता है, मेमोरी कार्ड में होता है, कैमरा में होता है, स्मार्टफोन और लैपटॉप और टैबलेट आदि में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो चर्चा को समाप्त करते हैं फ्लैश मेमोरी पर। अब चर्चा करते हैं अन्य मेमोरी पर, जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एसएसडी पर। किस पर चर्चा करेंगे? एसएसडी पर। तो आपको सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है यह द्वितीयक प्रकार की मेमोरी होती है अर्थात सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि जो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है ये नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। कैसे प्रकृति की मेमोरी होती है? याद रखेगा स्थायी प्रकृति की मेमोरी होता है। और एसएसडी आपको क्या याद रखना है? एसएसडी हार्ड डिस्क के विकल्प के रूप में, किसके? हार्ड डिस्क के विकल्प के रूप में वर्तमान में सबसे प्रचलित मेमोरी है। कैसे है? याद रखिएगा यह किसका विकल्प है? हार्ड डिस्क के विकल्प में है और वर्तमान में सबसे प्रचलित मेमोरी है। और वर्तमान में क्या होता है? हार्ड डिस्क के स्थान पर, किसके स्थान पर? हार्ड डिस्क के स्थान पर सॉलिड स्टेट ड्राइव का क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव का याद रखना ये महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव का क्या होता है? एक्सेस टाइम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? इससे एक्सेस टाइम क्या होता है? हार्ड डिस्क की तुलना, किसकी तुलना? हार्ड डिस्क की तुलना क्या होता है? कम होता है। इसी कारण क्या हो जाती है? कंप्यूटर की स्पीड बढ़
जाती है, क्या बढ़ जाती है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए वर्तमान में क्या होता है, हार्ड डिस्क के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, एसएसडी का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने का प्रयास करना है, यह किस प्रकार की मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। और जो एसएसडी होती है ये हार्ड डिस्क की तुलना क्या होती है, महंगी होती है। आपको याद रखना है कि जो एसएसडी होती है वो क्या होती है, हार्ड डिस्क की तुलना महंगी होती है। चर्चा को समाप्त करते हैं एसएसडी पर, अब चर्चा करते हैं वर्चुअल मेमोरी पर। किस पर चर्चा करते हैं, वर्चुअल मेमोरी पर चर्चा करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी के संदर्भ में सबसे पहले याद रखिएगा इसका अन्य नाम, इसे क्या कहा जाता है, आभासी मेमोरी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, काल्पनिक मेमोरी भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमेजिनरी मेमोरी कहा जाता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, ये हार्डवेयर नहीं माना जाता। जो ये वर्चुअल मेमोरी होता है ये क्या नहीं माना जाता, हार्ड मेमोरी नहीं माना जाता। और एग्जाम दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा कौन प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको गांठ पार कर याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी की सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप समझते हैं किस प्रकार होता है। तो ये समझेगा, ये हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। क्या है, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोरेज होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं। और मान लीजिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, मान लीजिएगा कोई सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कितना है, 1.5 GB का है। मानते हैं कितना जीबी का सॉफ्टवेयर है, 1.5 GB का है। अब इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। तो क्रियान्वयन करना है अर्थात एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले लोड कहाँ होगा आपको जानना है। तो यह सबसे पहले किस में लोड होता है, रैम में होता है। किस में होता है, रैम में होता है। और हम समझते हैं, मान लेते हैं रैम में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी जीबी की है, 1 GB की है। याद रखिएगा रैम में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1 GB। मान के चल रहा हूं ना, तो मैं क्या बोला अभी समझेगा। कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर कितने जीबी का है, याद रखिएगा यहां पर समझना है ना, 1.5 GB का है। माना हमने कितना जीबी का है, 1.5 GB का है। तो इसको सबसे पहले क्रियान्वयन करेंगे तो लोड कहां होगा, रैम में होगा। और रैम में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी जीबी की है, 1 GB की है। तो हमारे लिए भाई यहां पर आधा जीबी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये होता है जो हार्ड डिस्क का होता है। हार्ड डिस्क का कुछ भाग को किसके तरह, रैम की तरह, किसकी तरह प्रस्तुत कर देता है, रैम की तरह प्रस्तुत कर देता है। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, समझिएगा कौन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कुछ क्या हो जाता है, कुछ स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है किसमें, रैम में। तो ये हार्ड डिस्क का कुछ भाग को क्या कर देता है, रैम की तरह प्रस्तुत कर देता है। इसी को क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। इसको मैं थ्योरी के फॉर्म में भी लिख दिया हूं और अच्छे समझ पाएंगे आप लोग। तो रैम में क्या, आपको याद क्या रखना है, रैम में क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर को, याद रखिएगा किसी सॉफ्टवेयर के लोड होने के लिए क्या नहीं होता, स्पेस नहीं होता। क्या नहीं होता, स्पेस नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्डवेयर के कुछ भाग को रैम की तरह प्रस्तुत किया जाता है। किसके तरह प्रस्तुत किया जाता है, रैम की तरह प्रस्तुत किया जाता है। और हार्डवेयर की उसी भाग को क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी। एक बार और समझाता हूं, रटना नहीं है, समझना है। ये क्या है, मान लीजिएगा हमारा हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कितने जीबी का है, याद रखिएगा 1.5 GB का है। अब ये 1.5 GB का सॉफ्टवेयर है तो सबसे पहले इसका क्रियान्वयन करेंगे तो किसमें लोड होगा, रैम में लोड होगा। और रैम में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1 GB है। और हमारा सॉफ्टवेयर कितना है, 1.5 GB का है। तो यहां पर आप रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क के कुछ भाग को क्या कर देता है, रैम की तरह प्रस्तुत करता है। इसी को क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी के यूज पर। तो वर्चुअल मेमोरी पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के साइज पर निर्भर करती है। किसके, हार्ड डिस्क के साइज पर निर्भर करती है। और वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम कहा जाता है। याद रखिएगा वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। तो समाप्त करते हैं वर्चुअल मेमोरी पर चर्चा को। अब चर्चा करते हैं क्लाउड मेमोरी पर। अब तो ये आप क्लाउड मेमोरी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह एक प्रकार से क्या होता है, इस मेमोरी में एक प्रकार से क्या होता है, डाटा को इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से निश्चित सर्वर पर स्टोर किया जाता है। किस पर किया जाता है, निश्चित सर्वर पर स्टोर किया जाता है। जिसे कभी भी कहीं भी कंप्यूटर में, किसमें, कंप्यूटर में यूजर नेम पासवर्ड डालकर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, यह इंटरनेट के माध्यम से सर्वर में, किसी भी सर्वर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है। अब इसमें उपयोगकर्ता क्या होता है, इसे किसी भी कंप्यूटर से क्या डालकर, यूजर नेम और पासवर्ड डालकर इसमें जो भी डाटा को स्टोर किया है उसे क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जैसे आप जानते होंगे गूगल ड्राइव, किसको जानते होंगे, गूगल ड्राइव को जानते होंगे। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल कंपनी का क्या है, क्लाउड मेमोरी है। वैसे क्या होता है, AWS होता है। क्या होता है, AWS होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्विस होता है। यह किसका भाई, यह क्लाउड मेमोरी याद रखेगा, अमेजॉन का। तो क्लाउड मेमोरी को आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। अब चर्चा करेंगे मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी पर। किस पर चर्चा करेंगे, मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी पर। जहां आपको याद रखना है बिट्स बराबर क्या होता है, बिट्स बराबर क्या होता है, बाइनरी डिजिट होते हैं। जो ये बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं, याद रखिएगा। और 8
बिट्स से, किससे याद रखिएगा 8 बिट्स से एक बाइट का निर्माण होता है, किससे 8 बिट्स से मिलकर क्या होता है एक बाइट बनता है, क्या बनता है एक बाइट बनता है। और 1024 बाइट से याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा 1024 बाइट से एक केबी अर्थात 1 किलोबाइट बनता है, क्या बनता है 1 किलोबाइट का निर्माण होता है। उसके बाद याद रखिएगा 1024 केबी से एक एमबी बनता है, क्या बनता है एक एमबी बनता है अर्थात 1 मेगाबाइट का निर्माण होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 1024 एमबी से, किससे 1024 एमबी से एक जीबी अर्थात गीगाबाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है गीगाबाइट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 1024 जीबी से, किससे 1024 जीबी से एक टीबी बनता है, क्या बनता है एक टीबी अर्थात 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 1024 टीबी से, किससे 1024 टीबी से एक पीबी अर्थात पेटाबाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है पेटाबाइट का निर्माण होता है। और 1024 पीबी से, किससे 1024 पीबी से एक एक्साबाइट बनता है, क्या बनता है एक एक्साबाइट का निर्माण होता है। फिर याद रखिएगा 1024 ईबी से, किससे 1024 ईबी से एक जेडबी अर्थात जेटाबाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है जेटाबाइट का निर्माण होता है। और 1024 जेटाबाइट से, किससे 1024 जेटाबाइट से एक वाईबी बनता है, क्या बनता है वाईबी अर्थात योटोबाइट का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है योटोबाइट का निर्माण होता है। और 1024 वाईबी से याद रखिएगा, किससे 1024 वाईबी से एक ब्रोंटोबाइट बनता है, क्या बनता है ब्रोंटोबाइट का निर्माण होता है। और 1024 ब्रोंटोबाइट से, किससे 1024 ब्रोंटोबाइट से एक जीओपी बाइट बनता है, क्या बनता है जीओपी बाइट बनता है। और उसके बाद आपको याद रखना है 4 बिट्स से, किससे याद रखिएगा 4 बिट्स से एक निब्बल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है एक निब्बल का निर्माण होता है। और एक बाइट में याद रखिएगा, किसमें एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं, कितने निब्बल होते हैं याद रखिएगा 2 निब्बल होते हैं। तो इस महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको क्या करना है अच्छे से याद करना है और रीड करना है, क्या करना है इसको रीड करके अच्छे से याद करके रखना है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ यहाँ से संख्यात्मक प्रश्न भी पूछते हैं, उस पर चर्चा करते हैं किस प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, किस ओर चलते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है 1 केबी बराबर कितने बाइट पूछ रहा है, क्या होता है 1 केबी में कितने बाइट पूछ रहा है। तो हमको कहाँ जाना है केबी, केबी से कहाँ जाना है बाइट पर जाना है। तो 1 केबी बराबर आपको पता है 1 केबी बराबर कितने बाइट होते हैं 1024 बाइट होते हैं। तो 1 केबी में कितने बाइट होंगे 1024 बाइट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 1024 बाइट होगा। अब प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है 1 केबी में, किसमें पूछ रहा है 1 केबी में कितने बिट्स होंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पर बिट्स पूछ रहा है। तो केबी के बाद क्या आता है बाइट आता है, क्या आता है केबी के बाद बाइट आता है। और बाइट के बाद क्या आता है बिट आता है, क्या आता है बिट्स आता है। बाइट के बाद क्या आता है बिट्स आता है। तो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं 1024 बाइट होते हैं, क्या होते हैं 1024 बाइट होते हैं। और एक बाइट में किसमें एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, कितने होते हैं 8 बिट्स होते हैं। तो दोनों को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमें किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी बिट्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी, किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी बिट्स की संख्या हो जाएगी। तो गुणा करने में आंसर क्या होगा 8192 होगा। इस क्या होगा 8192 बिट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 1 केबी बराबर क्या हो जाएगा 8192 बिट्स होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह प्रश्न क्या पूछ रहा है 1 MB में, क्या पूछ रहा है 1 MB में कितने केबी होगा, क्या पूछ रहा है 1 MB में कितना केबी होगा। तो हमको कहाँ जाना है MB से केबी जाना है, कहाँ जाना है केबी जाना है। तो 1 MB बराबर कितना केबी होता है 1024 केबी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1024 केबी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 1 MB में कितने बाइट, क्या पूछ रहा है कितने बाइट्स होंगे, क्या पूछ रहा है कितने बाइट्स होंगे। तो यहाँ MB से हमको कहाँ जाना पड़ेगा केबी जाना पड़ेगा। और केबी के बाद क्या होता है बाइट होता है, क्या होता है केबी के बाद क्या होता है बाइट होता है। तो 1 MB में कितना केबी होता है 1024 केबी होता है। और 1 केबी में कितने बाइट होते हैं 1024 बाइट होते हैं। दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा बाइट की संख्या प्राप्त हो जाएगा, किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगा बाइट की संख्या प्राप्त हो जाएगा। गुणा करने पर आंसर क्या आएगा 1048 576 आएगा, क्या आएगा 1048 576 क्या हो जाएगा बाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1048 576 बाइट प्राप्त हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्या पूछ रहा है 1 MB में, क्या पूछ रहा है 1 MB में कितने बिट्स होंगे, क्या पूछ रहा है कितने बिट्स होंगे। तो हमको क्या है बिट्स ज्ञात करना है। तो MB के बाद क्या आएगा केबी आएगा, केबी के बाद क्या आता है बाइट आता है, क्या आता है केबी के बाद बाइट आता है। और बाइट के बाद क्या आता है बिट्स आते हैं, क्या आते हैं बिट्स आता है। तो 1 MB बराबर कितना केबी होता है 1024 केबी होता है। और 1 केबी बराबर कितने बाइट होते हैं 1024 क्या होते हैं बाइट होते हैं। और एक बाइट का निर्माण किससे होता है 8 बिट्स से मिलकर होता है। तो इन सबको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी बिट्स की संख्या पता चल जाएगी। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके आंसर को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा क्या होगा करके। अब थोड़ा सा और आगे विस्तार देते हैं चर्चा को और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है 1 GB बराबर, क्या पूछ रहा है 1 GB बराबर कितना MB होगा। तो हमको कहाँ जाना है GB से कहाँ जाना है MB में जाना है, कहाँ जाना है GB से MB जाना है। तो हमें पता है 1 GB बराबर क्या होता है 1024 MB होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1024 MB हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1024 MB हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 1 GB में, क्या पूछ रहा है देखिएगा 1 GB में कितने केबी होगा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है 1 GB में क्या होगा कितना
के बी होगा। तो हमको जी बी से कहाँ जाएंगे, एम बी में जाएंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जी बी से एम बी में। एम बी के बाद क्या आता है, के बी आता है। क्या आता है, के बी आता है। तो 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होता है। हमें पता है क्या 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होता है। और 1 MB क्या होता है, 1024 KB से मिलकर बनता है। क्या बनता है, 1 MB 1024 KB से बनता है। दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1048। क्या हो जाएगा, 1048 576 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1048 576 हो जाएगा केबी, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व किए इसको एक बार समझेगा। यहाँ पर क्या पूछा, जीबी 1 GB बराबर कितना केबी होगा। तो जीबी के बाद हम कहाँ गए, एमबी गए। कहाँ गए, एमबी गए। और एमबी के बाद क्या प्राप्त होता है, हमको केबी प्राप्त होता है। तो हमें पता है 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है। क्या होता है, 1 GB में 1024 MB होता है। और 1 MB में क्या होता है, 1024 क्या होता है, केबी होता है। इन दोनों का गुणा किए, क्या किए, इन दोनों का गुणा किए तो आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1048 576 प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखते हैं। 1 GB में क्या पूछ रहा है, 1 GB में कितने बाइट होंगे। क्या पूछ रहा है, कितने बाइट होंगे। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, जीबी। सबसे पहले क्या गया, जीबी। जीबी के बाद क्या होता है, एमबी आता है। एमबी के बाद क्या आता है, केबी आता है। और केबी के बाद क्या आता है, बाइट आता है। क्या आता है, केबी के बाद बाइट आता है। तो 1 GB में कितने MB होते हैं, हमको पता है 1024 MB होता है। क्या होता है, 1024 MB होता है। और 1 MB में कितना केबी होता है, 1024 क्या होता है, केबी होता है। और 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। तीनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा, बाइट की संख्या पता चल जाएगा। किसकी संख्या पता चल जाएगा, बाइट की। तो गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, 10 73 74 10 73 74 18 24 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 10 73 74 18 24 इसका आंसर आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपसे आसानी से बनने चाहिए। अब इसका थोड़ा सा एक और अलग तरीका देखते हैं, कुछ आसान करने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं और आसान, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक प्रश्न लिया हूँ, 1 MB बराबर कितना केबी। क्या बोल रहा हूँ, 1 MB बराबर कितना केबी। तो हम कहाँ जाएंगे, MB से कहाँ जाएंगे, केबी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, MB से केबी में जाएंगे। तो 1 MB बराबर हमको पता है 1024 केबी होता है। क्या होता है, 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 केबी होता है। क्या होता है, 1024 केबी होता है। तो हमको MB से केबी में जाने के लिए, किसके लिए, MB से केबी में जाने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा, एक स्टेप चलना पड़ा। तो कभी भी हम एक स्टेप चलेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका, 1024 आएगा। जब भी हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, कहीं भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1024 आएगा। अब देख लेते हैं दूसरा। तो आपको याद रखना है एक स्टेप बराबर क्या होता है, 1024 होता है। तो इससे आपको समय बचेगा। तो आप इतना याद रख लीजिएगा, एक स्टेप बराबर क्या होता है, 1024 होता है। फिर एक दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 MB में कितने बाइट होगा। क्या पूछ रहा है, कितने बाइट होगा। तो हमको जाना है MB से, कहाँ जाएंगे, MB से कहाँ जाएंगे, KB में जाएंगे। और KB से हम कहाँ जाएंगे, बाइट पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, बाइट पर। तो 1 MB बराबर हमको पता है 1024 क्या होता है, KB होता है। 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB होता है। और क्या होता है, 1 KB बराबर 1024 क्या होता है, बाइट होता है। तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 10 48 576 आता है। इनको गुणा करने पर क्या होता है, आंसर क्या आता है, 10 48 576 आता है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेजरमेंट याद रख लीजिएगा, 2 स्टेप में। कभी भी हम 2 स्टेप में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, याद रखिएगा, 10 48 576 होगा। अर्थात जैसे हम MB से कहाँ गए, MB से गए KB में। कहाँ गए, KB में। तो हम कितना स्टेप चले, एक स्टेप चले। यहाँ पर कितने स्टेप चले, एक स्टेप चले। फिर कहाँ गए, KB से कहाँ गए, बाइट पर गए। तो कितना स्टेप चले, 2 स्टेप चले। तो अर्थात 1024 गुणा 1024 किए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रख लीजिएगा कि 2 स्टेप जाने पर, कितने स्टेप जाने पर, 2 स्टेप जाने पर क्या होता है, 10 48 576 आता है। कितना आता है, 10 48 576 आता है। उसके बाद देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, तीसरा में जा रहे हैं। एक PB से कहाँ जाना है, हमको MB में जाना है। PB से कहाँ जाना है, 1 PB बराबर कितना MB पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न है 1 PB बराबर कितना MB। तो हम कहाँ गए, PB से सबसे पहले कहाँ जाएंगे बताइएगा, TB में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, TB में जाएंगे। और TB से कहाँ जाएंगे, हम GB में जाएंगे। और GB के बाद क्या प्राप्त होता है, MB प्राप्त होता है। तो 1 PB बराबर क्या होता है, 1 PB बराबर 1024 क्या होता है, TB होता है। कितना, 1024 TB होता है। और आपको याद रखना है 1 TB बराबर क्या होता है, 1024 GB होता है। क्या होता है, 1024 GB होता है। और 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 क्या होता है, MB होता है। क्या होता है, 1024 MB होता है। तो इन तीनों को गुणा करने पर इतना आंसर प्राप्त होता है। तो कैसा आंसर प्राप्त होता है, 10 73 74 18 24 आंसर प्राप्त होता है। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा 3 स्टेप में। कितने स्टेप में याद रखिएगा, 3 स्टेप में आंसर क्या प्राप्त होता है। इसको थोड़ा याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 10 73 74 18 24 होता है। क्योंकि प्रश्न हमेशा एक स्टेप का पूछता है, एक स्टेप पर प्रश्न पूछता है। और किस पर पूछता है, 2 स्टेप पर प्रश्न पूछता है। और मैक्सिमम जाता है तो किस पर पूछता है, 3 स्टेप पर प्रश्न पूछता है। तो हमको ये अगर ये तीनों स्टेप का आंसर हम क्या कर ले, डायरेक्ट याद कर ले तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, एक स्टेप में कितना आंसर आएगा आपका,
1024 आता है। 2 स्टेप में क्या आता है 10 48 576 आएगा। कितना आएगा 10 48 576 आएगा। उसके बाद 3 स्टेप में क्या आता है 10 73 74 18 24 आता है। क्या आता है 10 73 74 18 24 आएगा। तो ये तीन स्टेप का आप वैल्यू याद रख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में समय बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं जहां आपको याद रखेगा एक स्टेप का वैल्यू कितना होता है। अभी हमने चर्चा किया एक स्टेप में कितना आंसर आएगा 1000 क्या आता है 24 आता है। कितना आता है आंसर 1024 आता है। अब 1024 को हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 10 की पावर क्या प्राप्त हुआ 2 की पावर क्या प्राप्त होता है 10 प्राप्त होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं एक स्टेप को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको पता है 2 स्टेप को अभी हमने चर्चा किया तो 2 स्टेप में आंसर क्या आता है 10 48 576 आता है। 2 स्टेप का डायरेक्ट आंसर क्या आता है 2 स्टेप जाने से हमको आंसर क्या मिलेगा 10 48 576 होता है। क्या होता है 10 48 576 होता है। तो 2 स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं बताइएगा 2 की घात क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 3 स्टेप। अभी हमने चर्चा किया 3 स्टेप में क्या होता है आंसर क्या आता है करके हमने अभी जाना है 10 73 74 18 24 आता है। क्या आता है 10 73 74 18 24 आता है। अब इसी 3 स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 30 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हमने पहला स्टेप में क्या लिखा क्या होता है पहला स्टेप का मान क्या होता है 1024 आता है। क्या आता है 1024। तो 1024 को हमने क्या किया एलसीएम निकाला तो क्या प्राप्त हुआ हमको 2 की घात क्या प्राप्त हुआ 10 हुआ। फिर क्या होता है 2 स्टेप में क्या होता है 1024 गुणा 1024 करते हैं। क्या करते हैं 1024 गुणा 1024 करते हैं तो आंसर क्या होता है 10 48 576 प्राप्त होता है। तो 1024 को हमने कैसे लिखा है 2 की घात क्या लिखा है 10 लिखा है। और 1024 को फिर क्या लिखेंगे 2 की घात क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है जुड़ती है। तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा भाई 2 की घात क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगा 30 होगा। वैसे ही हम चौथे स्टेप में जाएंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पांचवें स्टेप में क्या हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक एक स्टेप में घात क्या होना चालू हो जाएंगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार भी याद रखिएगा 3 स्टेप का पहले आप क्या कर लिए मान याद रख लिए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है एक स्टेप में क्या होता है 2 की घात क्या होता है 10 होता है। उसके बाद आपने 2 स्टेप का क्या कर लिया गुणा को याद रख लिया जो मान याद रख लिया। उसके बाद आपको याद रखना है 2 की घात यहाँ पर क्या होता है 20 होता है। और 3 स्टेप में आपको याद रखना है इस मान को याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है महत्वपूर्ण 2 की घात क्या होता है 30 होता है। उसके बाद 4 स्टेप है तो 4 स्टेप में आप याद रख लीजिएगा 2 की घात क्या होता है 40 होता है। और 5 स्टेप में क्या होता है 2 की घात क्या होता है 50 होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है एक ईबी बराबर क्या पूछा है एक ईबी बराबर कितना पीबी होगा। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा ईबी से कहाँ जाना पड़ेगा पीबी जाना पड़ेगा। तो हम कितना स्टेप चले एक स्टेप चले तो सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। क्योंकि हमने एक स्टेप चला ईबी से कहाँ गया पीबी पर गए तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। और एक स्टेप बराबर क्या होता है घातों में ऐसे इस प्रकार दे दिया तो आपको आंसर क्या लेना है हमको पता है एक स्टेप में क्या होता है 2 की घात 10 होता है करके अभी चर्चा की है। तो आपका समय बचेगा। ये कैलकुलेशन के लिए आपको 3 पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन में क्या बचेगा समय बचेगा। और चर्चा कर लेते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है एक ईबी से हमको कहाँ जाना है एक ईबी बराबर क्या पूछता है कितने टीबी होगा। क्या पूछा है यहाँ पर प्रश्न एक ईबी बराबर कितना टीबी होगा। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे ईबी जाएंगे। ईबी से कहाँ जाएंगे पीबी जाएंगे। कहाँ जाएंगे पीबी जाएंगे। ईबी के बाद हम कहाँ जाएंगे पीबी में जाएंगे। और पीबी के बाद कहाँ जाएंगे टीबी में जाएंगे। तो हम कितना स्टेप चले बताइएगा 2 स्टेप चले हैं। यहाँ पर देखिएगा एक स्टेप हुआ फिर ईबी से कहाँ गए टीबी गए तो कितना स्टेप हुआ 2 स्टेप हुआ। और 2 स्टेप का डायरेक्ट आप आंसर याद कर लेंगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप में क्या होता है 10 48 576 आता है। कितना आंसर आता है 10 48 576 आता है। और इसके बाद 2 स्टेप में क्या होता है आंसर क्या होता है 2 की घात क्या होता है 20 होता है। तो 2 स्टेप जाने पर क्या होता है 2 की घात 20 आंसर प्राप्त होगा। तो ये होता है आपका आसान तरीका। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को क्या करना है आसान करना है तो कुछ तथ्यों को याद रख लीजिएगा। फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है एक ईबी बराबर कितना जीबी पूछा है। क्या पूछा है एक ईबी बराबर कितना जीबी। तो हम कहाँ जाएंगे ईबी। ईबी के बाद क्या आता है पीबी आता है। क्या आता है पीबी। और पीबी के बाद क्या आता है टीबी आता है। और टीबी के बाद क्या आता है जीबी आता है। तो हम कितना स्टेप चले देखिएगा यहाँ से एक स्टेप चले एक स्टेप ईबी से कहाँ गए पीबी गए तो एक स्टेप हुआ। पीबी से कहाँ गए टीबी गए तो एक स्टेप हुआ। टीबी से कहाँ गए एक स्टेप गए तो क्या हो गया जीबी हो गया। तो कितने स्टेप चले यहाँ देखिएगा एक स्टेप हुआ 2 स्टेप हुआ 3 स्टेप हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा ये वाला होगा 10 73 74 18 24।
हमको पता है 3 स्टेप का आंसर क्या होता है, 10, 73, 74, 18, 24 होता है। और 3 स्टेप में क्या होता है, 2 की घात क्या होता है, 30 होता है। हमको आंसर पता है तो डायरेक्ट हम क्या आंसर दे देंगे, 2 की घात क्या दे देंगे, 30 दे देंगे। तो यहाँ आप डायरेक्ट देख देंगे कितना स्टेप चलना है, तो ये आप स्टेप गिने और स्टेप गिनने के बाद आपको आंसर दे देंगे। तो इसको आपको क्या बताना है, कमेंट करके बताना है। इस आंसर को आपको क्या बताना है, इस प्रश्न के आंसर को आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ और महत्वपूर्ण चलते हैं। कितना भी जटिल प्रश्न है आप बस आराम से याद रखिएगा कि बनाने का तरीका देखिएगा। कुछ थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताता हूँ, हमेशा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग रहा है। जिस तरह मैंने समझा है उसी प्रकार आपको मैं समझाने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1000। 1000 में कितना जीरो होता है, याद रखिएगा 3 जीरो होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10 की घात क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला स्टेप का वैल्यू क्या होता है, 1024 होता है। कितना होता है हमारे पहले स्टेप का वैल्यू, 1024 होता है। तो 1024 लगभग किसके बराबर दिख रहा है, 1000 के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि पहला स्टेप का वैल्यू क्या होता है, 1000 के बराबर होता है। उसके बाद आपको याद रखिएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है। क्या होता है, 10 लाख होता है। अर्थात हम 10 लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6 लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप को देखेगा, क्या देखेगा, दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप का मान याद रखेगा, किसका मान याद रखेगा, दूसरा स्टेप का मान, किसका मान, दूसरा स्टेप का मान लगभग 1 मिलियन के बराबर होता है। किसके मिलियन के बराबर होता है, याद रखिएगा दूसरा स्टेप का मान हमारा 1 मिलियन के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं, याद रख लीजिएगा 6 शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य होते हैं। और 1 मिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो दूसरा स्टेप होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। उसके बाद आपको याद रखना है 1 बिलियन। 1 बिलियन बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है 1 बिलियन बराबर क्या होता है, 1 अरब होता है। क्या होता है, 1 अरब होता है। और 1 अरब को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 9 लिख सकते हैं। तो 1 बिलियन को कैसे लिखेंगे, 10 की घात हम क्या लिख देंगे, 9 लिख लेंगे। जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, क्या होता है, तीसरा स्टेप लगभग 1 बिलियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के बराबर होता है। उसके बाद आपको छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें कितने शून्य होते हैं, 9 शून्य होते हैं। 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, 9 शून्य होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 1 ट्रिलियन में। 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 10 खरब होता है। क्या होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है। और आपको याद रखिएगा 1 ट्रिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 12 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर 12 शून्य होगा। कितना शून्य होगा, 12 शून्य होगा। ये हमारा कौन सा स्टेप होगा, चौथा स्टेप होगा। चौथे स्टेप तक कभी प्रश्न पूछता नहीं, आपको याद रखना है। चौथे स्टेप तक कभी प्रश्न पूछेगा नहीं। पूछेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप पूछेगा। और कितना स्टेप पूछता है, 3 स्टेप पूछता है। तो आपको याद रखना है पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। और 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और 1 मिलियन हमारा, 1 मिलियन को कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा 10 की घात क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ये हमारा लगभग दूसरे स्टेप के बराबर होता है। किसके स्टेप के बराबर होता है, दूसरे स्टेप के बराबर होता है। उसके बाद आपको याद रखिएगा 1 बिलियन को, किसको याद रखिएगा, 1 बिलियन को क्या कहा जाता है, 1 अरब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 अरब। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या लिख सकते हैं, 9 लिखते हैं। 1 बिलियन को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 9 लिख सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर होता है, तीसरे स्टेप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तीसरे स्टेप के बराबर होता है। तो इसे याद रख लीजिएगा। 3 स्टेप तक आप मैक्सिमम वैल्यू याद रख लीजिएगा। और चिंता मत लीजिएगा, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आपको टेलीग्राम में क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PDF। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए गोदागादी किया हूँ। इसके बाद आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो इतना याद रख सकते हैं। हाँ बोलिएगा घर में। चलते हैं आगे के। और इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या पूछा है, 70 बिलियन। क्या पूछा है, 70 बिलियन में कितने शून्य होते हैं। ये MPPSC का क्वेश्चन है। 70 बिलियन में कितने शून्य होते हैं। तो हमने अभी देखा है 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, 9 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। यहाँ तो 70 पूछा, यहाँ पहले एक और शून्य है तो 9 में एक और जोड़ दीजिए तो आंसर क्या होगा, 10 शून्य होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं, आपसे आसानी से बनना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखिएगा हमने एक प्रकार से ये भी आंसर दे दिया है। क्या दे दिया है, एक प्रकार से आंसर को मैं 3 तरह से लिया हूँ। थोड़ा सा ये मोबाइल बच गया था, यहाँ से आंसर को मैं क्या लिया हूँ, 3 प्रकार का दिया हूँ, 4 प्रकार का। एक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 ऑप्शन दिया हूँ। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 1 GB में। क्या पूछ रहा है, 1 GB में कितना KB होगा। अब देखिएगा इस प्रश्न को बनाते आप लंबा चौड़ा टाइम लगता। तो हमको कहाँ जाना है, सीधा देखिएगा हमें क्या याद रखना है, जो हम स्टेप रखे हैं उसको याद रखेगा। GB के बाद क्या होता है, MB आता है। क्या आता है, MB। और MB के बाद क्या आता है, KB आता है। क्या आता है, KB। तो हम कितना स्टेप चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने कितना स्टेप चला, 2 स्टेप चला। ये पहला स्टेप हुआ, ये कितना हुआ, दूसरा स्टेप हुआ। तो 2 स्टेप का आंसर कितना होता है, देखिएगा यहाँ पर
देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख आप बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1048,576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1048,576 हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा, जो हम 2 स्टेप चले, तो 2 स्टेप चले तो भाई इसका आंसर क्या होता है? 1048,576 होता है। और 2 स्टेप चलने में क्या होने पर, 2 स्टेप चलने पर इसका कितना होता है? एक स्टेप में आता है 2 की घात 10 होता है, और एक स्टेप और आगे चलने पर क्या होता है? 2 की घात क्या होता है? 20 होता है। तो 2 स्टेप चलने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की घात कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब भाई हमारा जो 2 स्टेप चले हैं, क्या होता है? 2 स्टेप हमारा अभी देखे हैं, 2 स्टेप का बराबर क्या होता है? मिलियन के बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। और हमें पता है 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 की घात 6 होता है। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करते तो हमको कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता? देखिएगा, जीबी है तो जीबी से कहाँ जाते? एमबी जाते। तो एमबी के बाद क्या प्राप्त होता? हमको केबी प्राप्त होता। तो 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 क्या होता है? एमबी होता है। क्या होता है? 1024 एमबी होता है। और 1 एमबी बराबर क्या होता है? 1024 केबी होता है। इसको गुणा करते तो क्या आता? आपका आंसर गुणा करते रहते तो क्या होता? 1048,576 होता। तो हमने यहाँ पर कितना स्टेप चला? 1 स्टेप चला और 2 स्टेप चला। तो हमको डायरेक्ट क्या याद रखना है? 2 स्टेप का वैल्यू कितना होता है? 1048,576 होता है। तो सीधा हम इसका आंसर क्या निकाल लिए? 1048,576। देखिए नहीं, हमको क्या पता था कि हमको जीबी के बाद कहाँ गए? एमबी, एमबी के बाद कहाँ गए? केबी। तो हमने कितना स्टेप चला? 2 स्टेप चला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1048,576 हो जाता है। और 2 स्टेप बराबर क्या हो जाता है? 2 की घात क्या हो जाता है? 20 होता है। तो सीधा हमने आंसर को क्या ले लिया? 2 की घात क्या ले लिया? 20 ले लिया। देखिएगा इसी कारण हमने आंसर को क्या लिया? 2 की घात 20 लिया। उसके बाद क्या होता है? दूसरा स्टेप हमको पता है, अभी पढ़े हैं। दूसरा स्टेप किसके बराबर होता है? 1 मिलियन के बराबर। तो हमने आंसर क्या ले लिया? इसमें हजार, मिलियन, बिलियन वाले में क्या ले लिया? 1 मिलियन ले लिया। और हमको पता है 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 की घात 6 होता है। तो इसलिए हम क्या ले लिए? 10 की घात 6 आंसर ले लिए। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे तो आपसे आसानी से बनेंगे। अब चर्चा को और आगे विस्तार देते हैं और चलते हैं, करते हैं अगले पैटर्न पर। किस पर चलते हैं? अगले पैटर्न पर चलते हैं, जहां पर मैं क्या लिखा हूं थोड़ा सा समझेगा। ये क्या दिख रहा है आपको? छोटी यूनिट लिखा हूं। मैं क्या लिखा हूं? छोटी यूनिट लिखा हूं। और उसके बाद क्या बात कर रहा हूं? एक स्टेप आगे जाना है। तो एक स्टेप आगे जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? छोटी यूनिट के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? बड़ी स्टेप प्राप्त होगा। मान लेते हैं हमारा एक छोटा यूनिट क्या है? 1 केबी है। क्या है? मान लीजिएगा 1 केबी है। और हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 एमबी प्राप्त होगा। एक छोटी यूनिट से हम 1 यूनिट आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक छोटी यूनिट से 1 यूनिट आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। तो मैं मान लिया मेरी छोटी यूनिट क्या माना? केबी माना। और केबी से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको एमबी प्राप्त होगा। तो 1 एमबी बराबर क्या होता है? 1024 क्या होता है? केबी होता है। हमको पता है 1 एमबी बराबर क्या होता है? 1024 केबी होता है। और इस 1024 केबी को हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो हमको कितना केबी प्राप्त होगा? 512 केबी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 512 केबी प्राप्त होगा। तो 512 केबी बराबर कितना एमबी होता है? आधा एमबी होता है, अर्थात 0.5 एमबी होता है। कितना होता है? 0.5 एमबी होता है। उसके बाद 512 को हम आधा कर दिए तो हमको कितना केबी प्राप्त होगा? 256 केबी प्राप्त होगा। कितना केबी प्राप्त होगा हमको? 256 केबी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमको? 256 केबी प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है 256 केबी बराबर क्या होता है? 2.5 एमबी होता है। क्या होता है? 2.5 एमबी होता है। अब इस दोनों को जोड़ दिए, 512 केबी और 256 केबी को जोड़ दिए तो हमको कितना केबी प्राप्त हो गया? देखिएगा 768 केबी प्राप्त हो गया। कितना केबी प्राप्त हो गया? 768 केबी प्राप्त हो गया। और 768 केबी बराबर कितना एमबी होगा? 0.75 एमबी होगा। क्या होगा? 0.75 एमबी होगा। तो आप समझ पाए। देखिएगा यहाँ पर क्या है? 1 एमबी बराबर कितना केबी बताइएगा? 1024 केबी होता है। कितना होता है? 1024 केबी होता है। और 1024 केबी को हमने क्या किया? आधा किया। तो हमको क्या प्राप्त होता है? कितना एमबी प्राप्त होगा? आधा एमबी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आधा एमबी। फिर 512 केबी को, किसको? 512 केबी को आधा किया तो हमको 256 केबी प्राप्त होता है। और 256 केबी बराबर कितना एमबी? 0.25 एमबी होगा। क्या होगा? 0.25 एमबी प्राप्त होता है। अब फिर क्या होता है? इन दोनों को जोड़े तो हमारे को कितना केबी प्राप्त हुआ? 768 केबी प्राप्त हुआ। 768 केबी बराबर कितना एमबी होगा? 0.75 एमबी होगा। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। इसको आप समझ लिए तो आगे के क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो एक चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और 3 क्वेश्चन आपको वो दूंगा, क्या बोलते हैं, होमवर्क में दूंगा। नहीं चलो 2 बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है? 2 MB प्लस, क्या दिया है? 2 MB प्लस 512 KB बराबर क्या होगा? कितना MB होगा? पहला क्या पूछ रहा है? कितना MB होगा। और क्या पूछा है इस प्रश्न में? कितना KB होगा।
पहला क्या पूछा, सॉरी केबी होगा, उसके बाद पूछा कितना एमबी होगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, एमबी को जान लेते हैं कितना एमबी होगा। तो बनाते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है, 2 MB प्लस क्या दिया है, 2 MB प्लस 512 KB दिया है। क्या दिया है, 2 MB प्लस 512 KB बराबर। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, एमबी ज्ञात करते हैं। तो हमारे को तो 2 MB दिया है, इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, 2 MB को हम 2 MB लिख देते हैं। अभी हमने चर्चा किया 512 KB, क्या किया, 512 KB बराबर क्या होता है, आधा MB होता है। अभी हमने चर्चा किया 500 क्या होता है, 512 KB बराबर क्या होता है, आधा MB। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा 512 क्या होता है, KB बराबर हमने क्या चर्चा किया, आधा MB चर्चा किया। तो हमने आधा MB लिख दिया, यहाँ पर 0.5 MB लिख दिया, क्या लिख दिया, 0.5 MB लिख दिया। ठीक है, अब इनको दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.5 MB हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2.5 MB होगा। इस पहला प्रश्न में हम MB में आंसर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 MB। अब इसी को हम क्या बना लेते हैं, KB में बना लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, लिख लेते हैं पहले 2 MB प्लस क्या लिख देते हैं, 2 MB प्लस 512 KB। क्या लिख रहा हूँ, 512 KB। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2 MB प्लस 512 KB बराबर कितना KB होगा। क्या पूछा है, बराबर कितना KB होगा। तो हमको सबसे पहले KB को तो बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर किस में देना है, KB में देना है। तो हमको MB को बदलना पड़ेगा, किस में, KB में। तो 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB होता है। क्या होता है, 1024 KB होता है। तो हमको कितना MB को बदलना है, 2 MB को बदलना है, किस में, KB। तो 2 गुणित हम क्या कर देंगे, 1024 कर देंगे। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, 512 KB को रखेंगे, किसको रखेंगे, 512 KB को रखेंगे। और दोनों को गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2048 प्राप्त होगा। 2 गुणित 1024 करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2048 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2048 होगा। अब उसके बाद प्लस क्या है हमारे पास, 512 KB है। अब इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2560 क्या होगा, 2560 KB होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2560 KB हो जाएगा। KB में कितना होगा आंसर, देखिएगा 2560 KB होगा। क्या होगा, 2560 KB होगा। और MB में क्या होगा, 2.5 MB आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। कैसे तोड़ना है इसको समझिएगा, बस इसको समझ लिए तो आप तोड़ना समझ लेंगे। क्या कर लेंगे, तोड़ना समझ लेंगे। अब एक प्रश्न और बना देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या प्रश्न बोल रहा है, 4 GB, क्या बोल रहा है, 4 GB प्लस 768 MB। क्या पूछ रहा है, 4 GB प्लस 768 MB बराबर, पहले क्या पूछ रहा है, GB कितना GB होगा। और उसके बाद पूछ रहा है 4 GB प्लस 568 MB को जोड़ेंगे तो कितना MB प्राप्त होगा। क्या पूछ रहा है, MB प्राप्त होगा। एक में हमको आंसर क्या देना है, GB में देना है, और एक में आंसर किस में देना है, MB में देना है। किस में देना है, MB में देना है। तो सबसे पहले हम किस में बना लेते हैं, GB में बना लेते हैं। किस में बना लेते हैं, GB में इस प्रश्न को बना लेते हैं। आंसर को सबसे पहले किस में ज्ञात कर लेते हैं, GB में। तो यहाँ को हमको तो MB को, इसको GB को क्या करना नहीं पड़ेगा, बदलना नहीं पड़ेगा। तो सीधा का सीधा हम क्या लिख देते हैं, 4 GB लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4 GB लिख देते हैं। और किसको बदलना पड़ेगा, 768 MB को किस में बदलना पड़ेगा, GB में बदलना पड़ेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, 768 बराबर क्या होता है, 0.75 होता है। क्या होता है, 0.75 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 0.75। वहाँ पर क्या था, MB था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए वहाँ KB था। तो यहाँ पर हमको तो आंसर किस में लाना है, GB में लाना है। तो ये हो जाएगा 568 MB बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 GB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.75 GB हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.75 GB आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.75 GB आ जाएगा। क्यों आया, देखिएगा यहाँ पर क्या था, हमारे पास डाटा क्या था, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डाटा क्या था, 768 क्या था, KB था। क्या था, KB था। तो 768 KB बराबर क्या होता है, 0.75 MB होता है। क्या होता है, 0.75 MB होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, GB है। क्या है, GB है। अब GB को क्या, MB को हमको किस में बदलना पड़ेगा, GB में बदलना पड़ेगा। तो 768 MB बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 GB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, 4.75 GB हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 4 GB है। क्या है, 4 GB प्लस क्या दिया है, 568 MB दिया है। क्या दिया है, 568 MB दिया है। तो हमको बदलने में किसको पूछ रहा है, तो इनको जोड़ने पर कितना MB आएगा। क्या पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना MB प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको MB पूछ रहा है। तो इसको बदलने का जरूरत है क्या, 768 MB को बदलने का जरूरत है क्या, नहीं बदलने का जरूरत है। हमको बदलने का जरूरत किसको है, GB को बदलना है। GB को किस में बदलना है, MB में। तो हमको पता है 1 GB बराबर क्या होता है, 1 GB बराबर
24 MB होता है। तो हमको कितना GB को बदलना है, 4 GB को बदलना है। तो 1024 से हम कितना को गुणा कर देंगे, 4 को गुणा कर देंगे, प्लस क्या रखेंगे, 768 MB को यथावत रखेंगे। क्या रखेंगे, 768 MB को यथावत रखेंगे। और इन दोनों को गुणा करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4996 आएगा। कितना आएगा, 4996 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 768 MB हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे को आंसर क्या प्राप्त होगा, 4864 MB। कितना होगा, 4864 MB इसका आंसर होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगर ये हम लाइव रहते तो लाइव में बहुत आसानी से इंटरेक्ट हो जाते। यहाँ पर क्या होता है, समझाने में थोड़ा टफ होता है। कुछ टॉपिक होते हैं जो मैथ्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो समझने में क्या होता है, टफ होता है। इसके लिए कभी देखते हैं ऑनलाइन मिलने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन पार्ट को मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में आएगा तो आप लिख दीजिएगा ऑल क्लियर, लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ऑल क्लियर। और कहीं भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसको कोशिश करूंगा कि लाइव पढ़ाऊं करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं हो पाते तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना पाएंगे। इसीलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन क्या दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। इसको आप बना लीजिएगा। SW है आपका, क्या है, SW है। इसको भी क्या कर लीजिएगा, घर में बना लीजिएगा और इसका आंसर क्या कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। लेकिन इसको मैं आपको क्या दूंगा, PDF में आंसर के साथ दे दूंगा। किसके साथ दे दूंगा, आपको PDF में आंसर के साथ दे दूंगा। आपको याद रखना है, इसका PDF में आंसर दिया रहेगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बनने चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, यहाँ मेरा कोई बड़ा प्रयास नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है मैं वहाँ तक आपको नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, कभी भी आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट चलना है, ट्रिपल R फार्मूला से। किससे चलना है, ट्रिपल R फार्मूला। जीवन में अगर अच्छे से आपको सफलता प्राप्त करना है तो ये ट्रिपल R फार्मूला को याद रखिएगा। एक होता है रीड, एक होता है राइट और एक होता है रिकॉल। आपको रीड राइट रिकॉल फार्मूला करना है और बिल्कुल तैयारी में लगे रहना है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। यहाँ समझाने को कोई चीज़ नहीं है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। जो भी समझाने की चीज़ें हैं उस पर मैं जान लगाकर समझाया हूँ, ठीक है, बड़े ईमानदारी से समझाया हूँ। और इसको भी याद कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा, घटता क्रम और बढ़ता क्रम, ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो धन्यवाद। तो हमारा पूरा मेमोरी चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर पर। धन्यवाद। जय हिंद।